अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं आप भी ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। यासिर, आप बताएं, आप कैसे हैं? हम गुड, हमारा बिल्कुल ठीक ठाक। मगर ये कि सुबह का आगाज़ कुछ ज़्यादा अच्छे नोट पर नहीं नहीं हो रहा। न सिर्फ हमारा बल्कि पूरे ही पाकिस्तान में रहने वाले लोगों का, या बिल्कुल ये ठीक कह रहे कहिए हैं कि आप। मुतासरीन जमहूरियत का। या बिल्कुल जनाब, ठीक नाम लिया आपने, मुतासरीन जमहूरियत, क्योंकि ये वो जमहूरियत है जहाँ पर हर रोज़ एक नई प्रॉब्लम के साथ लोग सफ़र करें। और पेट्रोल की जिस तरह बात की जा रही थी कि हर दूसरे दिन पेट्रोल में इजाफा किया जाएगा, और हमने देखा कल भी 4 रुपये कुछ पैसे पेट्रोल में इजाफा कर दिया गया है, और डीज़ल की कीमत में भी इजाफा हुआ है। बिल्कुल। और ऐसा महसूस होता है, बल्कि यकीनन वो वक्त अब करीब है कि हर गुजरते घंटे के साथ जो है इस कीमतों का तयन किया जाएगा, और आलमी मार्केट में उतार चढ़ाव के साथ ही इसकी कीमतें जो हैं वो ऊपर नीचे हुआ करेंगी। नीचे तो नहीं कह सकता मैं, ऊपर ही हुआ जी करेंगी। तो ये हुकूमत की कोशिश है। जी, बहरहाल जी, अब क्या कहा जाए, जिस किस्म के पैगामात भेजे जा रहे हैं बिल्कुल आप वो ठीक कह रहे यकीनन टीवी के ऊपर नहीं चलाए जा सकते। हैं। लोगों के जो इस वक्त जज्बात हैं वो ऐसे हैं कि अब बिल्कुल। बज़ाहिर ऐसा लगता है, ये बड़ी तकलीफ दे बात है और सुनना ज़रा मुश्किल आपके लिए होगी, कि आने वाले वक्त में शायद कोई और तरीका 47 या RTS या और इस किस्म का कोई और टोटका जो है वो शायद काम ना करे। तो ये जो फैसले आप ले रहे हैं या ले चुके हैं, अब तो ये बात नहीं होगी कि ले रहे हैं या लेने का सोच रहे हैं, आप कर चुके हैं। डैमेज इज़ डन ऑलरेडी। बिल्कुल। तो जो कुछ हो चुका है, मेरे ख्याल में इतना हो चुका है कि ये उम्मीद अब आप ना रखिएगा कि कोई 47 का टोटका हो जाएगा या RTS का कोई तरीकाकार हो जाएगा या और कोई नया तरीका ईजाद बिल्कुल हो ठीक है। सकता है। उसकी गुंजाइश अब शायद बाकी ना रहे। आपने आवाम के लिए वो काम किया है। अब हमारे लोग क्या सर सुबह उठ के क्या सोचते हैं कि जी। वो उन्होंने दिन में क्या करना है, कौन कौन से काम करने हैं, लेकिन सबसे पहले वो क्या सोचेंगे कि अब पेट्रोल कितना महंगा होगा, हमें किस तरह से हम इसको मैनेज करेंगे, उसके साथ साथ तमाम जो चीज़ें हैं उनको किस तरह वो मैनेज करेंगे। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। जी, जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि पंप्स गुज़िश्ता भी रोज़ भी बंद होता थे। ये रहा हाँ, कि ये पेट्रोल पंप्स जो हैं ये भी कराची के मुख्तलिफ बिल्कुल इलाकों में जो इत्तलात हमें मौसूल होती रही हैं उसके मुताबिक जो है वो बंद कर दिए गए बंद कर थे। दिए जी, गए। और नतीजा ये निकलता है कि जैसे भी ये बात हो रही थी हमारा, कि एक शख्स जो है वो रात को सोता है, जितने पैसे उसकी जेब में अगर मुश्किल से हों भी तो वो जेब में रखता है कि सुबह उठ के वो गाड़ी में पेट्रोल डलवाएगा, मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाएगा, अपने काम पर जाएगा। लेकिन जैसे ही वो पेट्रोल पंप पर पहुंचता है तो उसके ऊपर एक बिजली गिरती है, उसे पता चलता है कि जनाब इसमें मजीद जो है वो कीमतों इजाफा में कर दिया इजाफा गया। हो चुका है। तो ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा। तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी जैसे आप खुशियां मना रहे थे कुछ अरसे पहले कि आपकी जो क्रेडिट रेटिंग है वो B नेगेटिव से B हो गई है, तो ये आपके लिए ये अचीवमेंट ज़रूर होगी। अभी जो हैं डेट मैनेजर साहब जो हैं, फाइनेंस मिनिस्टर मैं नहीं जी, कहता, वो मेरे ज़बान जो है वो डेट साथ नहीं मैनेजर। देती। वो जो डेट मैनेजर हैं वो अमेरिका में थे और मुख्तलिफ जो है IMF के लोगों से मुलाकातें हो रही थी और बहुत मुतमईन उनको कर कर आ रहे हैं कि जिस किस्म के हम फैसले ले रहे हैं, यकीनन इस बिल्कुल वक्त सबसे ज़्यादा अगर कोई मुतमईन है तो वही लोग हैं जो इन डेट मैनेजर साहब को आपकी पॉलिसीज़ बना कर दे रहे हैं। तो डैमेज इज डन, जैसे मैंने कहा बिल्कुल ठीक ऑलरेडी। कहा आपने। तो अब ये ऐसा महसूस होता है कि रिवर्सिबल नहीं है, नहीं है। और ना ही आपके पास कोई ऐसी पॉलिसी है, ना कोई प्लान है कि आप इस सारी सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और फेलियर तो बहुत पहले हो चुका था, मगर ये कि अब इसकी बड़ी भारी कीमत जो है वो आवाम बिल्कुल चुका रही है और उसको मजीद इसकी कीमत जो है वो चुकानी होगी। बिल्कुल यासिर, कुछ मौसम के हवाले से यहाँ अपडेट दे दें कि महकमा मौसमियात ने शहर कायद में हब्स की कैफियत के साथ साथ गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान जाहिर कर दिया है। यहाँ हम उम्मीद लगा रहे हैं कि बारिश होगी, जी। मौसम बेहतर होगा, लेकिन सैडली यहाँ पर गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा होने का है। हम 2 दिन से देख रहे हैं कि गर्मी थोड़ी सी बढ़ रही है, हब्स की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, और अब यही कहा जा रहा है कि जो है गर्मी मजीद बढ़ सकती है और 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक पारा जाने का इम्कान है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि गर्मी की हद में किस हद तक इजाफा हो सकता है। बिल्कुल। शहर कराची की अगर बात की जाए ना हमारा, तो जी ये गर्मी ख्याल ये है कि कराची के जो लोग हैं वो काफ़ी हद तक इसके आदी हो चुके हैं, हो क्योंकि चुके अब तो साल के 12 महीने यहाँ पे गर्मी रहती लेकिन है जून जुलाई में तो exactly। एक्सपेक्ट करते जी हैं जी, हम कि थोड़ा बिल्कुल सा ऐसा ही है। मानसून का स्पेल आएगा, जिस तरह और बेशतर शहरों में हो रहा है। लाहौर में जिस तरह हमने कल जी देखा कि बारिश का एग्जैक्टली हमारा, मैं उस तरफ आता जी हूँ। अभी ज़रा बारिश के हवाले से बात करना इसलिए जी जी ज़रूरी जी है कि जैसे भी आपने कहा कि शहर कराची में तो कोई इम्कानात नहीं है, नहीं है। गर्मी की शिद्दत में बहरहाल इजाफा होगा, ठीक है जी, उसके जी लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। मगर ये कि अब गुज़िश्ता रोज़ जो पंजाब में मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी रहा, और लाहौर में बिलखुसूस शहर लाहौर के अंदर बारिश के बाद जो है मुख्तलिफ मनाजिर दिखाए जाते रहे। बड़ी अजीब सी बात है। मैं अब ज़रा जी मीडिया की तरफ आ जाता हूँ। जी अपने जी आ लोगों के जाइए। बारे में बात करेंगे ना, जी ज़ाहिर जी है कि जी सब कुछ तो अच्छा नहीं है।
कि जो कल जिस किस्म की रिपोर्टिंग होती रही है, जिस किस्म की जो है वो खबरें चलाई जाती कंपैरिजन भी चल है, रहा था साथ ही साथ। ये बड़ी एक अजीब सी बात है। अब मुझे जी। कहने दीजिए, हमारे बहुत सारे जो न्यूज़ एडिटर हजरात हैं, जिस किस्म की खबरें ये बना रहे थे लाहौर के हवाले से कि शहर में जो है वो तूफान आ गया, शहर में सैलाब आ गया, शहर जो है मरियम बीबी ने ऐसा कर दिया, मरियम बीबी बिल्कुल, ने, और ये सोशल किस किस्म मीडिया की पर जो भी है इस वो हो रही है। किस्म के एग्जैक्टली, कंपैरिजन किए जा रहे थे। सोशल मीडिया पे तो चलें, एक ग्रोह है जिस चीज़ के लिए वो तो इंतजार में बट बैठा मेन होता स्ट्रीम है कि मीडिया कोई पे इस भी हो तरह रहा की था। सिचुएशन। आपको पता है कि किस बारिश की जो किस मिकदार में बारिश हुई है? 263 मिलीमीटर। 263 मिलीमीटर बारिश हुई है। शहर कराची में 70 मिलीमीटर के ऊपर शहर तहस नहस हो जाता है। 50 से ऊपर जाते हैं तो 263 हम मिलीमीटर डूब बारिश जाते जो है हैं। वो लाहौर में हुई है हमारा। और जी। जब बारिश हो रही थी, देखें जब पूरी दुनिया में जब बारिश इतनी गैर मामूली हो जाती है तो पानी जगह जगह खड़ा होता है, बिल्कुल वो नजर भी आया। जी। लेकिन उसके बाद चंद ही घंटों में, अभी जो कुछ देर पहले मैं फुटेजेस देख कर आ रहा हूँ, या जो हमारे अब नुमाइंदे अब नजर आ रहे नहीं थे, आता पानी, बिल्कुल लाहौर ठीक कह शहर रहे हैं। बिल्कुल जो है वो सारी अहम शाहराएं जो वो साफ कर ली गई हैं। और बहुत सारी जगह से जहाँ निकासी का मसला था, निकासी आपका, वहाँ से पानी क्लियर हो चुका है काफ़ी हद तक, और ये बिल्कुल। काम अभी भी जारी है। तो खुदारा थोड़ा सा एहतियात रखें, खबरें ज़रूर बनाएं और उसमें दिलचस्पी भी रखें, कोई ना कोई इसमें एलिमेंट ज़रूर डालें। अब ये सोच रहे होंगे बहुत सारे लोग कि ना यासिर और हमारा बैठ के जो है उनकी तारीफ़ें करना शुरू हो जाती, तारीफ की बात नहीं है। लेकिन जो यासिर, सिचुएशन हम है ये वो भी आपको देख रहे थे हकीकत कुछ दिन बतानी पहले जब मानसून का स्पेल नहीं भी शुरू हुआ था, जी। तब से वहाँ पर प्लानिंग की जा रही थी, इस बिल्कुल बारे ऐसा में ही, बात आपने की सही जा रही कहा। थी क्या यहाँ पर मानसून का स्पेल आने वाला है, तो क्या प्रिकॉशंस हैं, क्या हमें इकदाम करने चाहिए, और वो किए भी जा रहे थे। और आप उसका नतीजा भी देख सकते हैं कि 263 मिलीमीटर बारिश होना कोई छोटी बात नहीं है। कराची में अगर 50, 60, 70 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हो जाए तो आप देखते हैं कि सड़कों का क्या हाल होता है, ट्रैफिक का क्या हाल होता है। कि क्या आपके पास, जैसे हमने अभी इकोनॉमिक प्लान की बात की, आपके पास कोई कंटिजेंसी प्लान नहीं था कि इतनी गैर मामूली सूरत हाल को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, मगर पंजाब के अंदर इस सूरत हाल को काबू करने के लिए पहले से ही हिकमत अमली तैयार कर ली गई थी। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2 हफ्ते पहले ही एक इजलास हुआ है वहाँ पे, जिसका हमने यहाँ पे हवाला भी दिया, बताया भी आपको कि वो प्लानिंग कर रहे हैं कि अगर इस तरह की सिचुएशन इमर्ज होगी क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो उसके लिए करना क्या है, वो हो रहा है, अमली इक़दाम हो रहे हैं। हमने भी दिखाया है, कल सारे दिन रिपोर्टिंग की है, और ये अनबाइस्ड रिपोर्टिंग है। तो जो चीज़ ठीक हो रही है उसके बारे में ज़रूर बताएं, जो चीज़ ठीक नहीं है उसको ज़रूर एड्रेस करें, तनकीद करें। मगर ये कि ये जो तरीकाकार हमने इख्तियार किया है, यकीनन कल की फुटेजेस हैं, जिस वक्त बारिश रुकी है उस वक्त की ये फुटेजेस हैं जहाँ पर जो है आपको पानी नजर आ रहा है, और उसके चंद घंटों के बाद ये सिलसिला शुरू हुआ पानी निकालने का, निकासी आपका, और सुबह के वक्त तक जो है वो मामला जो है वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है। तो ये इस वक्त आपको देखना भी होगा और समझना भी होगा। और सोशल मीडिया वाले जो हमारे हजरात हैं, मखसूस ग्रुप है, कल रात से ही वो लगे हुए हैं, बल्कि दिन से जब ये बारिश हो रही थी तो एक ही शख्सियत को टारगेट कर रहे थे। बड़ा आसान है मेरे ख्याल में आपके लिए समझना। तो ये तो उनके लिए बड़ा लाजमी है कि कोई भी इस तरह की सिचुएशन हो, चाहे मार्का हक हो, चाहे कुछ हो, इंतज़ार में बैठे होते हैं कि कोई इस तरह की सिचुएशन इमर्ज हो या कोई गैर मामूली सूरत हाल हो, फ़ौरन से जो है हुकूमतों के ऊपर जो तनकीद हम भी कर रहे हैं जनाब। ऑयल के हवाले से, प्राइसेस के हवाले से, इकोनॉमिक प्लान के हवाले से हमसे ज़्यादा अब तक किसी ने क्रिटिसिज्म नहीं किया, लेकिन जो ठीक चीज़ है उसके बारे में भी सही तरीके से ज़रूर बताइए। जी बिल्कुल ठीक है। सोशल मीडिया की बात कर रहे थे यासर आपके, हम ये देख रहे हैं, और एक और साथ ही साथ हम इसके एक चीज़ भी देख रहे थे, एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है जंतर मंतर पे भारत देश में, और अपनी हुकूमत के खिलाफ अब वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जेंजी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कॉकरोच जनता पार्टी जो बनी है। और उन बच्चों की जो नीट के एग्ज़ाम्स थे वो लीक हो गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने ये प्रोटेस्ट किया है। और सोनम वांगचुक जो वहाँ के एक इंजीनियर हैं, आई थिंक यासर आप सब ने 3 इडियट्स मूवी तो देखी होगी ना, तो आपको पता होगा कि वो उनसे इंस्पायर होकर बनी थी। लेकिन ना वहाँ जो सेलिब्रिटी हैं, जो उस मूवी में सेलिब्रिटी थे, उन्होंने साफ कह दिया है कि हम उनसे इंस्पायर होकर मूवी नहीं बनाई गई थी। जी, अब तो ज़ाहिर है कि स्वतंत्र स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। उसकी वजह ये कि देखें, इससे पहले भी बता चुके हैं, भारत के अंदर सूरत हाल यहाँ से ही अक्सर मुख्तलिफ है। वहाँ पे जो इस वक्त वहाँ पे हुकूमत है, हुक्मरान जमात है, बीजेपी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उनके नीचे काम करती है, खुद भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही इसको मैं कहता हूँ। और ये मैं नहीं कहता, बल्कि पूरी दुनिया की जो खबरें हैं, ज़राए इब्लाग है, वो उसी तरह रिपोर्ट कर रहा है। बहुत पहले ये बात कही थी, दोबारा दोहरा देता हूँ कि जो दिल्ली है, न्यू दिल्ली, ये एपिसेंटर है टेररिज्म का। पूरी दुनिया में जो टेररिज्म हो रहा है, कनाडा के अंदर हो, अफगानिस्तान के अंदर हो, ईरान के अंदर होता रहा, पाकिस्तान के अंदर जितने भी इलाकों में हो रहा है, तो ये सब यहीं से कंट्रोल किया जा रहा है। ये चीज़ तो एस्टैब्लिश हो चुकी है, इसके शवाहिद भी आ चुके हैं। कहने का मकसद ये है कि ये जो गवर्नमेंट है, ये सिर्फ पूरी दुनिया के लिए थ्रेट नहीं है, बल्कि अपने लोगों के लिए भी थ्रेट है, और पहले से ज़्यादा बड़ी थ्रेट जो वो बन चुकी है। ना फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ना ही वहाँ पे कोई इतनी लिबर्टी लोगों के पास है। उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो मुतासर हो रहा है, वो बेचारे तो उसको एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते, क्योंकि उनका जो मीडिया है उसको गोदी मीडिया कहा जाता है, यानी कि वो हुकूमत की गोद में बैठा हुआ है
और सारा दिन उनके जो एंकर्स हैं, प्रोग्राम्स करने वाले लोग हैं, रिपोर्टर्स हैं, सारे दिन उन्हीं के हुकूमत की सपोर्ट में बात फेवर करते हैं। में बिल्कुल खबरें ऐसे ही। चलाते हैं। लेकिन ये क्योंकि सोशल मीडिया की अभी जैसे बात हो रही थी, सोशल मीडिया की वजह से ही पूरी जी। दुनिया में ये खबर फैल चुकी है। और आपने अभी जैसे बॉलीवुड बिल्कुल। स्टार्स की बात की है, तो कोई वहाँ पे तैयार नहीं है उनके हक में बयान देने के लिए। लेकिन उन अब बच्चों को। कुछ जी। सेलिब्रिटीज़ का मैं देख रही थी कि रात में मोदी की भी वीडियो आई है, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने एक वीडियो जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम देखेंगे अपने जो जेनजीज हैं, जो इनके इश्यूज़ हैं उन पर हम काम करेंगे। और बड़ी तवील एक वीडियो उन्होंने डाली है सोशल मीडिया पर, जिसके बाद जो है हंगर स्ट्राइक जो कर रहे थे वो उन्होंने हंगर स्ट्राइक तो अब ख़त्म कर दी है। और एक बहुत ही मशहूर एक्ट्रेस है, सुपरस्टार हैं भारत देश के, उन्होंने भी उनके हक़ में बोला। तो नाम चीज़ें थोड़ी सी बेहतरी की तरफ जा रही है, लेकिन प्रोटेस्ट अभी तक जो है वो सीजेपी की जानिब से जारी ही है। हो सकता है इशू जो है वो सेटल हो जाए, लेकिन कंट्रोवर्सीज जैसे उनका पीछा करती हैं। आपको याद होगा लेकिन पाकिस्तान वो में रहते हुए लोगों को बिल्कुल। कि इससे पहले किसानों के हवाले से जो उन्होंने पॉलिसी बनाई थी, किसान सारे सड़कों के ऊपर थे। उसके बाद जो है वो मुसलमानों या अक़लियतों के खिलाफ, जी। मुसलमान सिर्फ टारगेट नहीं होते, पूरी जितनी भी अक़लियतें वहाँ पर हैं, क्रिश्चियंस हैं और दीगर कम्युनिटीज़ हैं, सभी इसका निशाना बनते हैं इनकी दहशतगर्दी का। तो ये सिलसिला भी जारी है। तो हो सकता है कि इसको किसी तौर पर जो वो सेटल कर भी लें, मगर ये कि ये जो कुछ होता रहा है, जी। जैसे बार बार कहता हूँ कि डैमेज इज डन, वो ऑलरेडी डैमेज हो वो चुके हैं, कर बिल्कुल चुके ठीक हैं। तो ख्याल ये कि अब बयानात से जो है वो काम नहीं चलेगा, और बच्चे जो हैं वहाँ के वो शायद इतनी समझ अब रखते हैं तो शायद इतनी आसानी से जो है वो वापस बिल्कुल। नहीं जाए, ऐसा बज़ाहिर लगता है। जंग के हवाले से थोड़ी सी अपडेट है कि 13वां रोज़ हो चुका है यासिर, और अभी भी जी। अमेरिका की जानिब से हमले जारी हैं। और अमेरिका ने ये इंडिकेशन दी थी कि अगर ईरान की जानिब से उनके तनसीबात पर हमले किए गए तो वो उनके पुल और बिजली घरों को निशाना बनाएगा अमेरिका। बिल्कुल ठीक है। और ये इससे clarification पहले भी वो जी, इस किस्म के बयान दे चुके हैं। देखिए ये बात बड़ी क्लियर है कि आप उनके पुलों को निशाना बनाएं, बिजली घरों को बनाएं या किसी भी चीज़ को बनाएं, उनको इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। एक मुल्क के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो उसकी इकानमी होती है, उसकी मईशत होती है, क्योंकि 40 साल से वो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन जी। उनको पता है कि इस सारी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। तो सड़कें और पुल तबाह करने से कुछ नहीं होता, यानी कि जो कौम पहले ही तबाह हाल को, उसके पास खोने के लिए अब शायद कुछ भी नहीं नहीं है। हाँ ये है, ज़रूर है कि वो जब रिटेलिएट करेंगे तो आपको उसका जवाब बड़ा भरपूर मिलेगा, और वो सिलसिला जो है वो आगे जारी रहेगा। तो इन सारी चीज़ों से शायद अमेरिकन को भी पता है कि कोई फ़ायदा नहीं होने वाला पुलों को, सड़कों को निशाना बनाने से, मगर ये कि उनको बड़ा भारी नुकसान जो है वो उठाना पड़ रहा है इस सारी सिचुएशन में। जो रिटेलिएशन हो रही है उसकी बुनियाद पर जो अमेरिका ने बहुत ज़्यादा अब तक नुकसान किया है, बहुत सारी बेसिस को टारगेट भी किया गया है, और इसका स्प्रेड जो है वो बढ़ता जाएगा। तो सिचुएशन एस्केलेट कर रही है और करती रहेगी, क्योंकि अब ये जैसे डायलॉग की बात हो रही है इतना आसान नहीं होगा। अब तो अपेरेंटली बिल्कुल ईरान ने भी अपना जी। स्टांस बड़ा क्लियर कर दिया है। बिल्कुल, ईरान ने भी अपना स्टैंड वाज़ी तौर पर क्लियर कर दिया है, और उन्होंने कहा है कि ईरानी फ़ौज जब तक ईरान पर हमले बंद नहीं होते वो खित्ते में अपने जवाबी हमले जारी रखेगी। ईरान दुश्मन की हर मुमकिन कार्रवाई और हर किस्म के मंजरनामे के मुकाबले के लिए तैयार है। ये कहना है जी ईरानी ब्रिगेडियर जनरल का कि ईरान भी अब तैयार है, और वो तैयार ही है। जब से इस जंग का आगाज़ हुआ ईरान भी इस चीज़ में रिटेलिएट कर रहा है, और वो अपना दिफा भी करना जानता है, और जितनी भी थ्रेट्स ट्रम्प की जानिब से दी जाती हैं उसको बिल्कुल वो सही जवाब में आगे प्रेजेंट बिल्कुल ठीक है। एक खबर इसी हवाले से और भी है, जो ये गुफ्तगू हो रही है, डायलॉग्स हो रहे हैं, तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ जो है और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक जो है वो राब्ता हुआ। फील्ड मार्शल और कौमी सऊदी अरब के फील्ड मार्शल और कौम सऊदी अरब के साथ हैं, ये उनका कहना है। क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है उसके बारे में भी आपको बता दें कि वज़ीर आज़म की बहर अहमर में सऊदी ऑयल टैंकर्स पे हूसी मलेशिया के बुज़दिलाना हमलों की मज़म्मत। फील्ड मार्शल और पाकिस्तानी कौम इस नाजुक वक्त में सऊदी क़यादत बरादर अवाम के साथ मजबूती अज़्म के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते में ये सारी गुफ्तगू हुई है, क्योंकि ये सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल होती जा रही है। तो बहरिया अहमर के अंदर जो इस वक्त सिचुएशन थोड़ी सी इंटेंस है, वहाँ पे हूसियों ने हमला किया है सऊदी ऑयल जो कार्गो से शिप्स थे उनके ऊपर, और उसके बाद से जो है वो सिचुएशन और ज़्यादा इंटेंस हो चुकी है, क्योंकि उसका जवाब दिया जा रहा है कि जो नाकाबंदी अमेरिकन की जानिब से जो वो की जा रही है, ये सारी सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती जा रही है। जी अच्छा जी, अगली स्टोरी की तरफ आ जाएं। अगली स्टोरी ज़रा कराची के हवाले से ही है, और इससे पहले भी अफसोसनाक खबर जो है वो शेयर कर चुके हैं, और पैदर पे इस तरह की खबरें जो है वो मौसूल हो रही हैं। खबर यह है कि कराची में 7 साल दुआ के अगवा, ज़्यादती और कत्ल केस में अहम पेशरफ सामने आई है। पुलिस के मुताबिक मरकजी मुश्तबा मुलजिम जैक्सन थाने की हदूद में मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया। SP के माड़ी सिंह हर मलिक का कहना है कि
टीवी फुटेजेस और दीगर शवाहिद की बुनियाद पर मुलजिम तक रसाई हासिल की। तहम वाक़े के तमाम पहलुओं की तफ्तीश और फॉरेंसिक की कार्रवाई जारी है। दूसरी जानिब पुलिस सर्जन ने मासूम दुआ के साथ ज्यादती की तस्दीक कर दी है। तो ये शायद आपके इल्म में हो, ये इस हफ्ते के अंदर तीसरा ऐसा वाक़या है जिसके अंदर मासूम बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है, ज़्यादती का निशाना बनाया जा रहा है और उसके बाद बड़ी बेदर्दी और बड़ी बेरहमी के साथ उनको कत्ल किया जा रहा है। तो इसी तरह का एक वाक़या हुआ जिसकी फुटेज आपके सामने स्क्रीन के ऊपर इस वक्त दिखाई जा रही है कि जिसके अंदर ये सीसीटीवी फुटेज है जो कि नज़र आई है कि जिसके अंदर ये देखा है कि बच्ची की जो लाश बरामद हुई है वो किस तरह हुई और जो ले जाने वाला शख्स है वो कि उसको हलाक कर दिया गया है। मगर ये कि ये सारी फुटेज आ चुकी हैं और शवाहिद जो मिले हैं, जो फॉरेंसिक हुआ है, डॉक्टर्स की जो रिपोर्ट आई है उसमें ये बात पता चली है कि इस बच्ची के साथ भी ज़्यादती जो है वो की गई। मज़ीद इस हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर जो है इस वक्त यासिर हुसैन, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे मज़ीद इस वाक़े के हवाले से तफसीलात लेंगे। जी यासिर, बताइएगा मज़ीद क्या अपडेट्स हैं इस खबर के हवाले से? जी बिल्कुल मारा, देखें ये पहला वाक़या नहीं कराची में या पाकिस्तान में कि इस तरह बच्ची या बच्चे को जो है वो मुबैना ज्यादती का निशाना बनाया और उसको फिर कत्ल कर दिया गया। ऐसा ही एक दर्दनाक और अफसोसनाक वाक़या जो है वो जिला किमाड़ी में जो है वो पेश आया, जहाँ पर 7 साल बच्ची दुआ को जो है वो अगवा किया गया और उसके बाद मुबैना तौर पर उसके साथ ज्यादती की और उसको कत्ल करके बोरे में बंद करके उसकी लाश को जो है वो समंदर में फेंक दिया और उसकी लाश मनोड़ के मकाम से समंदर से मिली। पुलिस जो है वो तहकीकात कर रही थी और एक सीसीटीवी भी जो है वो पुलिस को मौसूल हुई और उसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि जो मुल्जिम है वो बोरे के अंदर मुबैना तौर पर उस लाश को लेकर जाता दिखाई दे रहा है। तो पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे किए और सीसीटीवी की मदद से मुल्जिम तक जो है वो रसाई हासिल की। जब मुल्जिम का जो है वो पता चला कि ये वो जैक्सन थाने की हुदूद में मौजूद है तो पुलिस पार्टी उसको गिरफ्तार करने के लिए जैसे ही पहुंची। या फिर एक सवाल जहन में आता है वो ये कि ये दूसरा ऐसा वाकया हुआ है जिसके अंदर जो मुल्जिमान थे उनको पकड़ के हलाक कर दिया गया। आपको याद होगा अभी गुज़िश्ता रोज डॉक्टर आकाश वाले केस के अंदर भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। सवाल मेरा ये है कि ये क्यों नहीं कोशिश की जा रही कि इसके ऊपर तहकीक की जाए कि आया ये कोई मुनज़्ज़म गिरोह है या पूरा एक नेटवर्क है जो ये काम कर रहा है, क्योंकि इस तरह के पैदर पे वाक़यात हो रहे हैं। ये हलाक कर देने से तो ख्याल ये है कि मसला हल नहीं हो सकता। ये तो आपको जो कल्प्रिट्स हैं उन्हीं से पता चलेगा कि कोई नेटवर्क है। आपके पास क्या इत्तलात हैं इस हवाले से, क्योंकि ये तो बड़ा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इस सोसाइटी में होता जा रहा है। क्या कहना है पुलिस ऑफिशियल्स का? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस से जब हमारी बात हुई है तो पुलिस का कहना यह है कि ये मुख्तलिफ ग्रोह हैं जो इस तरह के काम करते हैं। जो डॉक्टर आकाश का जो मामला था वो देखिए उसमें जो है वो एक मुखबरी हुई थी, उसमें जो तीनों मुल्जिमान हलाक हुए हैं वो जो है वो भी उसी कम्युनिटी से ताल्लुक रखते थे जिस कम्युनिटी से आकाश ताल्लुक रखते हैं और वो मुखबरी हुई। फिर उनको रेकी किया गया और उनसे जो है वो पैसे छीन कर वहां से मुल्जिमान फरार हुए। पुलिस ने उनको पकड़ा और मजीद मुल्जिमान की मौजूदगी पर उनको लेके गए। जब वहां लेके गए तो उन्हीं के जो साथी थे उनकी फायरिंग से ये मुल्जिमान जो है वो हलाक हुए, ऐसा कहना है पुलिस का। कि जो मजीद मुल्जिमान को पकड़ने गए तो उन्होंने फायरिंग की और उन्हीं की फायरिंग की जद में ये मुल्जिमान हलाक हुए। ठीक है यासिर, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। यासिर हुसैन हमारे नुमाइंदे थे, बड़ी तफसील से बता रहे थे सारे वाक़े के हवाले से और जो सूरत हाल अब तक रही है उसके ऊपर बड़ी गहरी निगाह है। इनफैक्ट यासिरी वो हमारे स्टार रिपोर्टर हैं जिन्होंने वली का हॉस्पिटल की स्टोरी को भी जो है वो टेकअप किया था और बाकी इन जनवरी वहाँ पर उन्होंने ये खबर पहले दी थी। तो बहरहाल जी कोशिश हमारी जारी है, इस हवाले से मजीद जो इतलात आएंगी, जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जो चीज़ें सामने आती हैं आपके सामने ज़रूर लेकर आएंगे। इस वक्त डॉक्टर जाहिद CEO BSO ऑफ स्कूल वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम कुछ टॉपिक्स पर बात करेंगे। इसी हवाले से यासिर कुछ बात कर लेते हैं बच्चों की। सर बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि ये एक और इस तरह का वाक़या पेश आया जहाँ पर बच्चों के साथ ज़्यादती की गई, उनको कत्ल किया गया, ये हम देख रहे हैं कि बहुत या सिर्फ शॉर्ट टाइम में हमें इस तरह की खबरें बारहा मौसूल हो रही हैं। तो कहाँ तक हमारे बच्चे जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं तमाम चीज़ों से, क्योंकि बेसिक सेफ्टी नहीं है हमारे यहाँ बच्चों की।
जी बिल्कुल, ये एक अलमिया है, बहुत अफ़सोस की बात है। आए दिन इस तरह के जो वाक़यात हैं, ये शुरू से हमारे इस स्पेशली जो सब कॉन्टिनेंट है, इसके अंदर ये वाक़यात बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जी बनिस्बत दूसरे जो ममालिक हैं, उनके ऊपर, बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा केयर की जाती है। इसमें एक ख़ास वजह जो है वो, एक तो फैमिलीज़ और बच्चों को जो अवेयरनेस है, वो उसकी कमी है, और दूसरा ये है कि जो लोग ये दरिंदगी करते हैं, जी उनकी, चाहे आप ट्रेनिंग कह लें, उनकी एजुकेशन कह लें, या उन्हें कोई खौफ नहीं है, उसमें लॉ एंड ऑर्डर की आ जाता है, तो ये एक चीज़ इसका ज़िम्मेदार उसको नहीं ठहराया जा सकता। जी तो इसके अंदर ये ग्रुप ऑफ द प्रॉब्लम्स है, दैट्स व्हाई दीस काइंड ऑफ इंसिडेंट्स जो हैं वो होते चले जा रहे हैं। और अगर इनको इस तरह की इबरतनाक सजाएं भी दी जाए और सामने बताया जाए, वो हमें बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं आए दिन, लेकिन उनका कंक्लूजन हमें या आम आवाम को, जैसे मीडिया के ऊपर तो आते हैं, लेकिन उसका कंक्लूजन नहीं पता चलता कि उनका क्या हुआ। तो जब ये भी एक इशू है कि हम इसको अगर इस तरह लोगों तक पहुंचे, डर नहीं है, इसको खौफ नहीं है, जी तो पेरेंट्स की थोड़ी लाइलमी भी कह लें, थोड़ी सी केयर भी नहीं करते बच्चों की, उस हिसाब से बच्चों को बाहर अकेला भेज दिया, छोटे बच्चे होते हैं, बाजार भेज दिया, शॉप्स पे भेज दिया, या ऐसे लोगों से मेल जोल वो कर रहे हैं, उनको हमारे अंदर जो कॉन्सेप्ट है फैमिलिज्म का, अंकल किसी ने कह दिया तो वो अंकल बन गए उनके। तो ये सारी चीजें जो है बाहर के ममालिक में ऐसी नहीं होती, जो ब्लड जी रिलेशन है सिर्फ वही आपके अंकल आंटी, दैट्स व्हाई ये भी एक उसकी रीजन है। ठीक है। और डॉक्टर साहब, बहुत ये अफसोसनाक फरमाइएगा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर अब सवाल ये पैदा होता है कि आपको पूरे सिस्टम को रिवैम्प करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे हमारी जो बेसिक एजुकेशन है। अभी तो बात ये हो रही थी कि यहाँ पे 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चा स्कूलों से बाहर है। अभी तो ये देखना है कि जो सो कॉल्ड एजुकेटेड हैं वो भी क्या कर रहे हैं। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे कोई गाड़ी से उतर के किसी को मारना शुरू कर देता है, कोई किसी कमज़ोर के ऊपर चढ़ दौड़ता है। ये हो क्या रहा है? बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि पढ़े लिखे लोग हैं, मगर इनके अमल से कहीं साबित नहीं हो रहा, ना इस सोसाइटी में वो चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है। तो हमारे लिए तो बड़ा एक सीरियस कंसर्न है कि अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम में इन तमाम चीज़ों को शामिल नहीं किया गया, अगर इखलाकियात के ऊपर काम नहीं किया गया, तो फिर ये ही वाक़यात जो हैं वो हमारे पास शब रोज़ सामने आते रहेंगे। इसके बारे में डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए मैं एजुकेशन को अगर डिफाइन करूं ओनली इन 3 वर्ड्स, तो एजुकेशन का मतलब है चेंज इन बिहेवियर्स। जी जब तक आपके अंदर चेंज इन बिहेवियर्स नहीं है, इवन यू हैव द डिग्री ऑफ द पीएचडी और द एमएस और व्हाटसोएवर, जी लेकिन आपके बिहेवियर के अंदर उस एजुकेशन ने कुछ चेंज नहीं लाया, तो आप एजुकेटेड नहीं कहलाएंगे। बिल्कुल। क्या एजुकेटेड होना ये होता है कि आप डिग्रियां ले लें? पढ़ा लिखा तो कोई एक प्राइमरी पास है, उसको लाइफ गुजारने के लिए वो उर्दू भी पढ़ सकता है, छोटी मोटी इंग्लिश भी समझ सकता है, और सारे बोर्ड्स और अपने जरूरत के काम अपने साइन कर ले। लेकिन हम इतनी ज्यादा जो आगे एजुकेशन करते हैं, पढ़ते चले जाते हैं, और आपने जो बात की, इसका जो मेन इशू है वो है अखलाकियात, कि हमारी जो सोसाइटी है उसके अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है उसके ऊपर किताबी रटा, एग्जाम, पोजीशंस और परसेंटेज, इनके ऊपर ज्यादा फोकस होता है बनिस्बत आपकी अखलाकियात के ऊपर, जिसके अंदर आपकी चेंज इन बिहेवियर्स आते हैं, प्रैक्टिसेस के अंदर वो नजर आती है। यही वो वजह है, हमने भी जब एजुकेशन किया और जब हम सोसाइटी में आए, हमें पढ़ाया कुछ किया, और जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आके देखा तो उसमें सब कुछ डिफरेंट चल रहा था। तो ऑफ कोर्स लोग जो है वो उसके, जबकि अगर मेरा चूंकि बाहर की सोसाइटी आना जाना होता है डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, मैंने इस चीज को बड़ा करीब से ऑब्जर्व किया है कि वहाँ इन चीजों को, नंबर्स, परसेंटेज, इन चीजों का जिक्र नहीं किया जाता। आपके बिहेवियर्स के ऊपर ज्यादा काम किया जाता है कि आप एक्चुअल में आपके अंदर वो चेंज आ जाए। और जब तक हम इखलाकियात के ऊपर सबसे ज्यादा काम नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम में ये तब्दीली नहीं आ सकती। डिग्री आप भले से कम कर दें, इंटरमीडिएट बच्चे को पढ़ा दें, कम तालीम दे दें, बट आपका बिहेवियर के ऊपर जो फोकस है वो होना चाहिए। अगर आप ये नहीं करेंगे, जो आपने एग्जांपल दी, ये बिल्कुल 100% दुरुस्त है, और उसमें हमारे 99% जो एजुकेटेड लोग हैं उनके अंदर ही ये प्रॉब्लम्स ज्यादा देखने में आती हैं, जबकि जो कम तालीम याफ्ता हैं, जो अभी भी घराने और बुजुर्गों की मानते हैं या उनकी अखलाकी तरबियत अच्छी हुई भी है, उसमें बड़े छोटे का ख्याल अभी भी है। डॉक्टर साहब, तरबियत का कितना अहम रोल है? हम देख रहे हैं कि इस तरह के वाकयात जो बच्चों के साथ हो रहे हैं, तो पेरेंट्स को क्या, किस हद तक ज़रूरत है अपने बच्चों को अवेयरनेस देने की कि आया वो इन तमाम मामलात पर जो है कुछ एक्शन ले सकें, आकर घर पर इत्तला दे सकें, अगर कोई उन्हें हरास कर रहा है या कोई भी उनको प्रॉब्लम हो रही है तो उससे टैकल कर सकें, डील कर सकें? जी बिल्कुल, जैसे उसके लिए सबसे पहले तो ये है कि जो पेरेंट्स को है वो अवेयरनेस बच्चों को देनी चाहिए, इसमें कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। हमारी सोसाइटी में ये भी होता है, हम बच्चों से ये बात कैसे करें, जब कुरान मजीद में और
हदीस शरीफ में बिल्कुल वाज़ह इन मामलात के ऊपर वाज़ह बातें की गई हैं बगैर उसके और सिखाने के लिए, तो पेरेंट्स को अपने छोटे बच्चे हैं उनको भी बताना चाहिए जी। और फिर बच्चों को इतना ट्रस्ट देना चाहिए कि बच्चे इस तरह की कोई भी एक्टिविटी हो या कोई बातचीत हो तो वो घर में आके कम से कम अपने पेरेंट्स से ओपनली शेयर कर सकें। होता ये है कि बच्चे अगर कह भी देते हैं या यंगर एज के अंडर 14-16 के भी अगर होते हैं, तो अगर वो घर आके कोई बात करेंगे तो पेरेंट्स उनके ऊपर उल्टा नाराज होंगे और उन्हें कहेंगे कि आप ये एक्टिविटी छोड़ दें, यहाँ स्कूल कॉलेज जाना छोड़ दें, अकेडमी जाना छोड़ दें, उन दोस्तों के साथ घूमना फिरना या बाहर जाना छोड़ दें। तो वो उस कट से भी ये ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता और बच्चा वो बता नहीं पाता और वो इस चीज़ का फिर शिकार हो जाता है। और जब अगर वो बच्चा घर आके इस चीज का जिक्र करता है तो पेरेंट्स को चाहिए, आजकल तो हमारे कई डिपार्टमेंट मौजूद हैं जो हरासगी को डील करते हैं और इसके ऊपर सख्त कवानीन भी हैं, वो तमाम जो डोर हैं उनको नॉक करना चाहिए। उसमें गवर्नमेंट काफी हद तक सपोर्ट करती है और आपकी बात सुनती है और उससे कड़ी से कड़ी सजा भी देती है। Alright. डॉक्टर साहब थैंक यू सो वेरी मच, बहुत so शुक्रिया much. आपका। डॉक्टर साहब हमारे साथ जाहिद इकबाल साहब मौजूद थे और उनसे हम बड़ी डिटेल डिस्कशन कर रहे थे पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के हवाले से, और बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई है कि इस सारे सिस्टम को कैसे रिवैम्प किया जाए। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक अनाउंसमेंट ज़रूरी है। ये जो ड्रेसेस आप देख रहे हैं हमारा और हमारे बड़े ही अच्छे डिज़ाइनर हैं मरजान मशहदी, उन्होंने हमारे लिए डिज़ाइन किया है और रोज़ाना की बुनियाद पर डिज़ाइन कर रहे हैं। बड़े अच्छे अच्छे स्टाइल्स हैं, ड्रेसेस हैं, अवेलेबल हैं उनकी वेबसाइट के ऊपर। अगर आप चाहते हैं इनको ऑर्डर करना तो उनकी वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें। एड्रेस उनका नीचे जो है वो चला दिया जाएगा, उसके ऊपर जाके उनके पेज को लाइक भी करें और अगर ये ड्रेसेस अगर आपको पसंद आते हैं तो आप वहाँ से आसानी परचेज भी कर सकते हैं। तो ब्रेक के लिए हमें जाना होगा, छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए वेक अप पाकिस्तान। वेलकम बैक फ्रॉम दी ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले कुछ अहम मौज़ूआत ज़ेर बहस थे, बात की जा रही थी जिनके हवाले से, और आज से 24 जुलाई है यानी कि सेल्फ केयर डे मनाया जाता है इंटरनेशनल लेवल पे। और आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि आप सारी दुनिया से पहले अपना ख्याल रखना सीखें और अपनी सेहत का, अपने पीस का, अपने मेंटल पीस का, अपने इन्वायरमेंट का ख्याल रखें, जिससे आपकी सेहत बहुत बेहतर होगी। और अपनी सेहत बेहतर करने के लिए यासिर सबसे ज़्यादा आजकल क्या ज़रूरी है हमारे लिए, आई थिंक ये ज़रूरी है कि हमारा एनवायरनमेंट, हम जहाँ रहते हैं वो ठीक हो, और जो फूड हम खाते हैं, जो खाना हम खाते हैं, जो खुराक हमारी होती है वो बहुत अच्छी ऑर्गेनिक हो। और इसी हवाले से आज कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और किचन गार्डनिंग के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ गार्डनिंग एक्सपर्ट मौजूद हैं मरगूब अहमद अब्बासी साहब। सर बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया और आज इतने अहम मौजू पर आप हमसे गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो बताइएगा कि आपके अंदर इस चीज़ का शौक़ किचन गार्डनिंग का और इस तरह का वो कहाँ से आया? शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का अपने प्रोग्राम में। तो ये शौक़ तो समझ लें तो कुछ मेरे ख्याल में बाई नेचर होता है, गॉड गिफ्टेड होता है, और कुछ कभी चीज़ें देख देख के दूसरों को आ जाती हैं। उसकी अब हम कोशिश कर रहे हैं जो इस वक्त की ज़रूरत है कि हम इन चीज़ों की अवेयरनेस दें, लोगों को इंटरेस्ट बताएं, लोगों को इसकी अफादियत बताएं, ताकि वो भी सीख सकें वो भी आएँ। और इससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है स्कूल लेवल्स पे, कॉलेज पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे। तो मुझे तो ये शौक़ था, लेकिन बहुत बेसिकली जो मैं बचपन से शुरू हुआ था वो ऐसे ही नॉर्मली छोटे मोटे पौधे लगा लेना, या परिंदों का कोई बाजरा वगैरह फेंक दें वो निकल आना, उससे खुश हो जाना। तो इस तरह से ही मैं उस वक्त से ही नेचर से करीब था, कनेक्ट था, और ये आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ। ठीक है, अच्छा मैं आपसे दो सवाल कर लेता हूँ, एक ही सवाल के अंदर दो सवाल कर लेता हूँ। पहले तो ये सवाल कि कोई भी शौक़ हो इंसान को थोड़ा वक्त गुजरने के बाद उसमें कमी आना शुरू हो जाती है, उसकी मोटिवेशन भी कम हो जाती है, वो उस तरह से उसके अंदर नहीं इन्वॉल्व रहता है जैसे उसको शुरू दिन में उसका शौक़ होता है। यानी बहुत सारे लोग हमारे प्लान करते हैं हम गार्डनिंग करेंगे, फिर वो उस तरफ जाते हैं, फिर एक हफ्ते 2 हफ्ते के बाद उनको क्योंकि नहीं रिजल्ट नज़र आ रहा होता है या कुछ चीज़ें उनके हाथ से चली भी जाती हैं, कुछ पौधे मुरझा भी जाते हैं, तो वो शौक़ आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है। आपने अपने शौक़ को इंटैक्ट कैसे रखा? एक तो ये सवाल है, पहले तो चाहूँगा ज़रा इसी के ऊपर गुफ्तगू हो जाए कि ये कैसे मुमकिन हुआ, और फिर दूसरा ये कि हमारे यहाँ कोई बाकायदा गार्डनिंग की कोई एजुकेशन नहीं है, तो आपने कैसे ये एजुकेशन ले ली? क्योंकि जो आप टेक्निकल चीज़ें बताते रहे हैं पास में भी, तो हमारे लिए बड़ा हैरानकुन होता है कि पौधे को पानी कितना देना है, किस वक्त पर देना है, खाद किस वक्त तब्दील करनी है, ये एजुकेशन कैसे मिल गई, इसका जवाब दें। ये आपने जो बात कही ना कि वक्त के साथ कुछ शौक़ जो होते हैं वो कम हो जाते हैं बाद लोगों के, लेकिन ये मेरे ख्याल में बाज़ शौक़ के बारे में आप कह सकते हैं जो बाज़ हॉबीज़ हों या बाज़ ऐसे शौक़ प्रोफेशंस हो,
उसमें टाइम के बाद अब आप ये कर रहे हैं, आज 20 साल के बाद भी आपको वो नहीं बात रहेगी जी जो बिल्कुल अब ठीक। है। ये तो होता है, लेकिन मैं इसलिए कहता हूँ कि गार्डनिंग एक नेचुरल वो है, और नेचर से इंटरेस्ट मेरे ख्याल में ख़त्म नहीं हो सकता। आपको उसके अंदर जब आप होते हैं, उसमें शामिल होते हैं, वो इतना वो हो जाते हैं कि आप बढ़ते चले जाते जी हैं। जी बाज़ औक़ात ऐसा महसूस होता है कि दिन कम है, छोटा है हमारे पास, और करने के लिए बहुत कुछ है। तो वो बहुत मज़ेदार चीज़ है हाँ, करने बहुत के अच्छी लिहाज से एक्टिविटी बहुत अच्छी एक्टिविटी, हेल्दी एक्टिविटी, और किसी लिहाज से मजहबी हो, दुनिया के किसी भी मज़हब के लिहाज से ना, उसको कोई ये नहीं कहे जी आप क्या कर रहे हैं। जी जी किचन गार्डन के शौक के हवाले से कुछ बताएं कि इसकी आपने जो है अपने घर में किस तरह से प्रिपरेशन सीखा की है, कैसे? सीखा कैसे? जब वो प्लांट्स ग्रो करने के लिए कुछ बेसिक्स चीज़ें होती हैं जो सब में ही होती हैं, मतलब सबके अंदर ही इस्तेमाल होती हैं। तो ये होता था किचन के अंदर ना, हमें तकरीबन 50-60% कह रहे हैं आपको सीड्स मिल जाते हैं। जी अगर आप किचन में ज़रा सा गौर करेंगी तो आपको ना खुद ही सीड्स नज़र आ जाएंगे। अच्छा। धनिया भी नज़र आ जाएगा, हाँ। पुदीना भी नज़र आ जाएगा, लहसुन भी नज़र आएगा, प्याज भी दिखेगी, इस तरह मिर्चें भी दिखेंगी उसमें। तो मतलब काफ़ी चीज़ें सीड्स Seeds। बाज़ार किसी नए बिगनर को जाने के लिए कि वो जाए, खरीदे, लाए, ढूंढे, तो उससे अपने किचन से ही ले सकता है। और उसको नॉर्मल तरीका होता है कि आप सिंपल मट्टी में थोड़ी बहुत खाद के साथ लगा देते हैं। ये भी तरीका बताएं कि अगर हम घर में इनिशियल लेवल पे, अगर जिसको नहीं इस चीज़ की समझ, तो वो किस तरह से अगर पौधा लगाना चाहता है तो वो लगा सकते इसमें ख़ास चीज़ जो होती है सीड्स ग्रो की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें ये होता है कि आप सीज़न का ज़रूर ख्याल रखें। बिल्कुल ठीक है। हैं। अच्छा, सीज़न ज़रूरी है। अच्छे सीड्स आपको ज़रा पता हो कि सीड्स अच्छे हैं, ऐसा तो नहीं बहुत पुराने हैं, ख़राब है। एक ये चीज़ होती है। फिर एक थोड़ा पानी डालने का तरीका होता है अपने। मैं मिसाल के तौर पे बड़ी कॉमन चीज़ धनिए की बात करूं, तो धनिए के अंदर ज़रा सी एक चेंज है, वो ये है कि एक धनिए की सीड में 2 समझ लें साइज होते हैं, 2 प्लांट होते हैं। अच्छा, इसीलिए उसको हमेशा तोड़ के लगाते हैं, यानी उसको ग्राइंड से हल्का सा करके फिर लगाते हैं, तो वो 2 पौधों में कन्वर्ट होता है। तो आप हल्का सा मट्टी में स्प्रेड कर दें, सही। उसके ऊपर उसके मतलब आधा इंच या छोटी सी मिट्टी डाल दें, और उसके ऊपर पानी आप शावर से देंगे, चाहे वो कोई मैनुअल शावर हो, जो भी हो, जो मिलता है प्रेशर ना बाकायदा। हो, प्रेशर ना हो। प्रेशर से बीज जो डिस्टर्ब होते हैं, ओके। मिल जाते हैं उनको सब, और वो ग्रो नहीं करते। बिल्कुल ठीक बस ये थोड़ी सी धूप हो वहाँ पे, थोड़ी रोश शेड हो उनके ग्रो करने तक, तो वो आराम से निकल आते हैं कुछ दिन ठीक में। मरहूम साहब, अब एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि पौधे को कीड़ा लग जाना। अब जब कीड़ा लग जाता है तो फिर लोगों को ये भी नहीं पता होता, हमें खुद भी नहीं पता कि उसके अंदर कौन से पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं, और वो जी। कुछ पेस्टिसाइड्स इतने ख़तरनाक होते हैं जी जी कि उस पर लिखा होता है बाकायदा कि अगर ये को कांटेक्ट में आ जाए किसी इंसान के साथ, यानी उसका हाथ वगैरह टच हो जाए, तो बहुत ज़्यादा जी, जहरीला होता बिल्कुल। है। वो पौधों के ऊपर स्प्रे करना, और फिर वो पौधे उसमें नहीं बचते। एक बड़ा प्रॉब्लम है। कोई तरीका बताएं, कोई देसी तरीका बताएं कि जो हम घर तो में इसकी आसानी से किया जाए। घरेलू लेवल पे जब हम किचन गार्डनिंग करते जी। हैं, या ऑर्नामेंटल रिबाइशी गार्डनिंग कह लें आप, अपने घरों को सजाने के लिए, अपने खुश होने के लिए, अपने एनवायरनमेंट को अच्छा करने के लिए कर रहे होते हैं, तो वहाँ फिर इस केमिकल की तो हम बात ही करना तो क्या सोचते भी नहीं कि ये हमने यहाँ पे भी अगर स्प्रे किया तो सबसे पहला इफेक्टर तो मैं हूँ, बिल्कुल ठीक है। जो कर रहा हूँ। फिर मैं अपने एनवायरनमेंट को जहरीला कर रहा हूँ। फिर मैं अपने आने वाली अच्छी चीज़ें, जैसे तितलियाँ हैं, जी जी इस किस्म की बहुत सी चीज़ें होती हैं, चिड़ियाँ हैं, छोटी परिंदे हैं, तो जब हम ये केमिकल्स करते हैं तो उनको भी वो इससे भी या तो आते नहीं हैं, बिल्कुल ठीक है। और आते हैं तो बेचारे एक्सपायर हो जाते हैं। बिल्कुल तो ऐसा जहर तो हमने नहीं फैलाना ना। तो इसके लिए ये होता है कि आप पौधों को एक तो अच्छा सॉइल मिक्सचर हो, ताकि वो हेल्दी रहें, उनकी मज़ाहमत बहुत अच्छी हो, उन पर कीड़ा कम से कम आए। लेकिन बहरहाल कीड़ों की खुराक तो प्लांट्स हैं, उन्होंने तो आना है। तो अब उसकी ये मुख्तलिफ कुछ तरकीबें हैं जो आप केमिकल से बच के कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। उसमें ये होता है कि आप नीम का ख़ास तौर से स्प्रे होता है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। वो ऑर्गेनिक है, पत्तों के ऊपर उसका जी, स्प्रे पत्तों पे स्प्रे कर सकते हैं। ठीक है। अभी थोड़ी सी मैं और चीज़ एक दो बताऊंगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। लोगों के पौधे अच्छे वाले डैमेज हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, बिसार्ड होते हैं, फिर वो इसी से वापस होना शुरू हो जाते बिल्कुल हैं। ऐसा ही। तो ये है कि
आप नीम का इस्तेमाल करें। अब नीम जो है केमिकल नहीं नहीं। है, ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक। इसी तरीके से आप जो होता है कुछ होता है कि घर में आप बना सकते हैं, जिसके अंदर जो होता है जैसे लहसुन स्मेल वाला बैड स्मेल है, प्याज है, मिर्चें हैं और इसके एलोवेरा है, नीम के पत्ते वगैरह ग्राइंड करके और उनको आप जब छान लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं और उसको स्प्रे करते हैं। अब एक्चुअली इसकी साइंस ये है कि इससे कीड़े जो भी चीज़ें आने वाले जो इंसेक्ट्स होते हैं वो मरते नहीं हैं, वो मरेंगे नहीं उससे जी। वो रिपल्स करते हैं। सी जब दूर उनको चले जायका नहीं मिलेगा, हाँ, पत्तों बिल्कुल पे ठीक है। कड़वापन मिलेगा, तो वो नहीं मिर्चें आएंगे। मिलेंगी, तो क्या होगा जब उनकी खाने की खुराक नहीं मिलेगी वो आपके यहाँ से कहीं और चले जाएंगे। जबरदस्त। हम जहरीली चीज़ करेंगे तो वो खाएंगे भी कि मरेंगे। इसलिए कि बहुत सारे ऐसे कीड़े जो आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं, परिंद, तितलियाँ हैं, भौरे हैं, चिड़ियाँ हैं, ये पॉलिनेशन का काम भी करते हैं, हमारे लिए पॉजिटिव भी हैं। Exactly. अब वो हमने उनको ही भगा दिया जी। तो हो सकता है फिर कुछ हाँ। फ्रूट ना आए, कुछ अच्छे फल ना मिलें, कुछ ऐसा ही अच्छी आपको फ्लावर्स ना मिले, कुछ अच्छी सब्जियां नहीं मिले, क्योंकि वो पॉलिनेशन नहीं कर रहे हैं, नहीं करेंगे, आपने उनको रोक दिया। तो इनको रोकना केमिकल से बहुत गलत है। आप ऑर्गेनिक तरीके से इनको भगा लें। और एक और टिप हल्की सी दे रहा हूँ, शॉर्टकट आपको, श्योर श्योर। कि येलो पेपर होता है, येलो कलर, हाँ। इंसेक्ट्स और ये चीज़ें मैंने जो गौर किया अपने 40-45 साल के शौक में, वो। कि ये येलो कलर पे ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, अच्छा। येलो पे ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। ठीक। तो देखें आप, तुरई के बील येलो येलो होते हैं, उस पर देखें बहुत छूटे भी आएंगे, कीड़े भी आएंगे, मुख्तलिफ चीज़ें आएंगी, गेंदे के फूल हैं। ये बहुत से लोग इस किस्म की चीज़ें भी लगाते हैं कि आ जाए। लेकिन मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ उन लोगों के लिए जो केमिकल अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने जानवरों के लिए, अपने जी। माहौल के लिए नहीं इस्तेमाल कर रहे या नहीं करना चाहिए। तो वो पीली शीट ले लें, येलो शीट, ठीक है। उसको किसी गत्ते पे, किसी हार्डबोर्ड पे, किसी चीज़ पे पेस्ट कर लें, ठीक है। उस पर ग्रीस या ऑयल लगा दें वाह। और ख़ास उन पौधों के पास जहाँ उनको कीड़ों का अंदेशा है वहाँ उनको फिक्स कर दें। 24 घंटे बाद देखेंगे कि कितनी बड़ी तादाद में वो आके उस वाह। पर क्या फंस चीज़ जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसमें आप एक- केमिकल बच जाते हैं। जी, ठीक है, पूछिए। केमिकल से बच जाते हैं। अब एक और सवाल करते हैं। सवाल ये है कि अब पौधों की जब हम देखते हैं, निगहदाश्त करते हैं, तो कटिंग का जो एलिमेंट है बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो नहीं आता। हाँ, मैं अपने गार्डनर को good कहता हूँ वो ऐसी कटिंग करता है माशाल्लाह कि एलोवेरा जो है मेरा कभी सीधा उगा ही नहीं है, वो हमेशा कभी राइट जाता है, कभी लेफ्ट जाता है और नीचे चला जाता है सारे उसके पत्ते। मैं ये सोचता हूँ कि एलोवेरा जब मैं उगाता हूँ, मेरे पास बहुत सारे एलोवेरा हैं, वो सीधा क्यों नहीं ग्रो करते? तो और जब वो कटिंग भी करता है तो वो इतने डल हो जाते हैं, क्योंकि कटिंग करने से तो वो प्लांट आपका ज़ाया हो जाता है। जी, इसका जी। क्या तरीका है? नहीं, बहुत गलत तरीका होता है। बाज़ लोग कटिंग बस ये जानते हैं कटिंग करना, काट दिया वो जाता है। बेतरतीब या शेप देने की खाली शक्ल में होते ऐसा ही हैं। है। वो ये नहीं देखते कि पौधे की नीड्स क्या है। जी। इंसान है, अपनी भी ट्रिमिंग करता है, बिल्कुल। तो उसका तरीक़ाकार होता है। अब ये थोड़ी है कि आपने बस लिया। अब एलोवेरा की मिसाल यासिर साहब जी। कह रहे हैं, उनके पास है, इनको मैं बता रहा हूँ और बाकी सुनने वालों को भी फ़ायदा हो जाएगा इससे, कि इनका पौधा अच्छा हो जाएगा, खूबसूरत होगा और जैसा चाहते हैं वो सीधा, शरीफ, मुहज़्ज़िब, पढ़ा लिखा वाला, नज़र पढ़ा आए। लिखा नज़र आए, तो वो नज़र आएगा। एलोवेरा एक बड़ा होता जाता है तो उसके अंदर जेल ज़्यादा भरती है तो वो भारी हो जाता है। जी, जी। अमूमन भारी जी। हो जाता है। पौधे को आपको हेल्दी रखना है तो उसके निकलने वाले बेबी प्लांट्स को आप उससे अलग करते हैं, जी। वो किसी और शिफ्ट में करें ताकि ठीक है, वो शिफ्ट उसकी कर दें। खुराक बेबी प्लांट जो ले रहे थे एक पॉट्स में से, जो एक लिमिटेड सॉइल मिक्सचर है, उसमें से उसकी जो खुराक थी वो उस पौधे को मिले ताकि वो पौधा बहुत अच्छा और हेल्दी हो। और जब आपका वो पौधा हेल्दी होगा, भारी होगा, तो यकीनन वो लेफ़्ट या राइट टिल्ट करना चाहिए, करेगा, नेचुरल है। बड़े दरख्त अच्छा भी सर, ये भी बताएं कि पॉट्स का कितना बड़ा रोल है? क्या हमें प्लास्टिक के यूज़ करने चाहिए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा आ गए हैं प्लास्टिक के, रिसाइकिल प्लास्टिक बार बार यूज हो प्लास्टिक, रही है। हाँ। एग्जैक्टली, क्या वो और प्रोडक्टिव है? मिट्टी के जो होते हैं वो पहले इस्तेमाल ज़्यादा होते थे, अब हमने देखा कि वो कम होते जा रहे हैं, तो इसका बताइए। पॉट तो ये सबसे पहले जो हमारे लिए आए थे वो क्ले पॉट्स थे, जी। जो हमारे यहाँ शुरू से हो रहे। आप नर्सरीज में भी देखें, सब छोटे हों या बड़े हों, ज़्यादातर क्ले पॉट्स का यूज होता है। प्लास्टिक पॉट्स में आप फैंसी प्लांट लगा के कुछ अरसे तो चला सकते हैं, खुश हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म वो इसलिए नहीं चलता कि उसके अंदर ऑक्सीजन की
कोई वो नहीं Through रहती, करती थ्रू होगी। नहीं करती, इनटेक नहीं होता, तो जड़ों को भी कुछ वो चाहिए होती है ऑक्सीजन, या तो मॉइस्चर उसके रिलीज भी करते हैं जी प्लास्टिक वो में नहीं होता, बल्कि अंदर मुसलसल नमी होने से उसकी साइड वॉल के अंदर एक जिसे मॉस काई कहते हैं, जी जी काई आ वो जाती है। आने लगती है और वो एक फंगस है, बिल्कुल। और वो फिर जड़ों को लगने लगती है और फिर हाँ। जड़ें उससे डैमेज होती है, पौधा डैमेज। तो सबसे अच्छा क्ले पॉट, उसमें ग्रो बैग वगैरह है। फैंसी प्लांट्स के अंदर आप ये इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ अरसे के बाद आप लॉन्ग टर्म नहीं अच्छा वो कर सकते। ठीक है महबूब साहब, थैंक यू सो वेरी मच, Thank बहुत you so शुक्रिया much. आपका। बड़ी काम की बातें महबूब साहब से हमें जो है वो पता चलती हैं, और न सिर्फ महबूब साहब ने बड़ी काम की बातें बताई हैं और बताते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। हमारा ब्रेक पे जाने से पहले बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही थी और बहुत सारे पैगामात भी मौसूल हुए हैं, बिल्कुल। लेकिन कोशिश ये होगी कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब महबूब साहब आएँ हमारे पास, तो उनसे आपके जो सवाल आते हैं उसके ऊपर भी गुफ्तगू करें। बिल्कुल। हमारा इस सेगमेंट में ज़रा बात हो जाए अब सियासी मामलात के हवाले से, और हाँ। बिलखुसूस शहर कराची के needed इस वक्त कराची की जो एग्जैक्टली सूरत-ए-हाल है इस वक्त। है, उसके ऊपर बात कर ली जाए। मोअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ ला चुके हैं, बिला ताखीर उन्हें खुशामदीद कहेंगे और उसके बाद फिर उनसे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा। बहुत सबसे एक्साइटेड है आज आप exactly, क्वेश्चंस करने के लिए, बिल्कुल। नजर आ रहा कराची है। के जब बात होती है ना और यहाँ के मसाइल की, तो एक्साइटेड होना पड़ता है। बहुत है। सारे मसाइल हैं जिसके ऊपर तफसीलन गुफ्तगू होगी। मोअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ फरमा है फयाज़ खान साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से आपका ताल्लुक है, सीनियर मरकजी रहनुमा, उनको खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया फयाज़ साहब Thank you so प्रोग्राम much, sir. में वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ फरमाए अहमद नदीम अवान साहब, सदर हैं मरकजी मुस्लिम लीग कराची के, उनको भी आज सुबह के वक्त जहमत दी है, उन्हें भी खुशामदीद कहता हूं। अहमद भाई बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। फयाज़ साहब, बिला ताखीर शहर कराची के मसाइल की जब भी बात होती है तो सबसे पहले जिस जमात का नाम आता है लामहला, वो आपकी जमात का नाम आता है, क्योंकि ये वो चनंदा जमात है जिसने एक ज़माने में कराची का बहुत बड़ा स्टेक अपने पास रखा और किसी हद तक डिलीवर भी किया। मगर क्या वजह है कि 2013 के बाद से ये वो जमात बन चुकी है जो अक्सरियत से अक़लियत में चली गई है, और जब मसाइल की बात आती है तो लोग देखते हैं कि जो उनकी नुमाइंदा जमात है वो क्यों सारे मामलात के ऊपर खामोश है। मामलात ये हैं कि यहाँ पर लीडरशिप का मसला है, यहाँ पर तंजीमी कोई ढांचा तब्दील हो चुका है, यहाँ पर इत्तेफाक नज़र नहीं आता, यहाँ पे इख्तिलाफात नज़र आते हैं। इन सारे मामलात में अगर उलझ जाएंगे तो शहर कराची के जो हकीकी मसाइल हैं उसके ऊपर आवाज़ कौन बुलंद करेगा? नुमाइंदा जमात इसका जवाब जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फलिल्लाहिल हम्दु रब्बिस समावाति रब्बिल अर्दि रब्बिल आलमीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। बहुत शुक्रिया यासिर भाई कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी बात कर सकूं। बात दरअसल ये यासिर भाई कि पिछले 18 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है पूरे सिंध में। ठीक है। जब यानी कि बल्दियाती निज़ाम MKM के पास आया, जिसमें सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई का नाम लेते हैं, पूरी दुनिया में ये बात पता है, पूरी दुनिया को पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है कि ये कराची शहर दुनिया में 12 तेज़ी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल हो गया था। मैं भी आपको कल रात की खबर देता हूँ। ज़रूर दीजिए। माड़ीपुर टाउन डिस्ट्रिक्ट के माड़ी में कल एक और बच्चा, नन्हा बच्चा, दिलखराश वाक़या पेश आया कि एक नन्हा बच्चा गटर में गिर के फौत हो गया। ये कल रात की बात बता रहा हूँ, जिसमें पूरा हब रिवर रोड बंद था पूरी रात। अभी 11 बजे उस बच्चे का नमाज जनाजा है। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी में मुकम्मल बल्दियाती सेटअप पीपल्स पार्टी के पास है जी, उसमें किसी और जमात का कोई स्टेक नहीं है जी। अब ये काम तो लाजमी सी बात है कि वही जमात कराएगी ना कि जिसके पास बल्दियात का स्टेक है। अच्छा, मेयर भी इनका है, CM भी इनका है, अच्छा वहाँ पे UC चेयरमैन भी इनका है, यानी कि ओवरऑल तमाम लोग जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे वहाँ से मुंतखब होकर आए। और उसके बावजूद ये 5वां वाक़या सिर्फ उस मोहल्ले का बता रहा हूँ मैं आपको, नूर शाह मोहल्ले का ये 5वां वाक़या है। ये 5वीं जान है कि जो वहाँ पे उस बच्चे की चली गई। अल्लाह उनके माँ बाप को सब्र दे और वहाँ के लोगों को ये शऊर दे, ये समझ दे कि वो सही लोगों का इंतखाब करें। अब मसला ये है कि हम इस हवाले से अब शाह फैसल टाउन में 26 जुलाई को हमारा जलसा है शाह फैसल टाउन में। ठीक है। हम एक बहुत बड़ा एहतजाजी जलसा करने जा रहे हैं पीपल्स पार्टी के 18 साला ये जालमाना दौर के ख़िलाफ़, जिसकी वजह से कि आज हालात ये हो गए हैं कि ये शहर बदतरीन शहरों में शामिल हो गया है। यानी कि कराची पूरी दुनिया के रहने की बदतरीन जगह में शामिल हो गया। और आप इन इलाकों में चले जाएं, बिलखसूस
पूरे कराची में, यानी कि मेन शार फैसल को आप छोड़ दें और उसके इर्द गिर्द जितने भी इलाके तमाम की सूरत हाल यकसा है। ऐसा नहीं है कि कोई इलाका डिफेंस के अलावा, क्योंकि वो है भी नहीं बल्दियात के बगैर, तो कंटोनमेंट के पास है, वो वहाँ की मेंटेनेंस को मेंटेन करते हैं। बाकी तो हालात यासिर भाई इतने ख़राब हैं। अब सवाल होता है MKM का इसमें क्या किरदार है। तो भाई MKM के जो MNAs हैं, MPAs हैं, आप उन इलाकों में चले जाएं और वहाँ पे उन MNAs और MPAs की कारकर्दगी को आप क्वेश्चन कर लें कि उन्होंने वहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, वहाँ पे तरक्याती काम बनाया जाए। काम के हवाले से, सेहत के हवाले से भी आपने बात की, मैं समझ रहा हूँ सेहत के हवाले से जो पोर्टफोलियो है वो तो मुस्तफा कमाल साहब नहीं, के पास वफाक में है ना। इस वक्त हो रहे हैं 18वीं तरमीम के बाद तो ये तमाम सूबों के पास चली गई ना। मिनिस्ट्री आज हेल्थ की सिंध में ओवरऑल सब चीजें वो सूबों के पास है, फंड सूबों के पास है। कहते हैं ना बड़ा आसान है कि जिम्मेदारी आपने 18वीं आईनी तरमीम के तहत डाल दी। ये जो सिस्टम तोहफे में दिया ना, जिसके बदले में हमें ये DCs मिले हैं और ये एक हाइब्रिड निज़ाम मिला है, ये भी आपकी मरहून मिन्नत है। 2013 के अंदर ये जो MOU एक साइन हुआ गवर्नर हाउस में बैठ कर कि ये सिस्टम कराची के लिए दिया जाएगा। यासिर भाई, तो आप बराबर के शरीक रहे, MKM के तो फिर ये फैसले कैसा वो है? उस वक्त की MKM के फैसले जो साहब करते थे, जिनको आज माइनस कर दिया गया, उन्हीं की हरकत की वजह से, उनके मामलात की वजह से, उनके गैर संजीदा रवैयों की वजह से मिसाल दी। आप ये भी उसी जमाने में हुई थी, तो भाई क्रेडिट उन्हें देना, मुस्तफा कमाल से निकाल के। भाई मेरी बात सुने ना कि फिरौन के घर में मूसा परवरिश पाता है ना, तो वो मुस्तफा कमाल ने 2016 में ये आके आवाज लगाई ना। आप क्यों इस तरह से आप हमारी सेहत का निजाम देखें ना। मिसालें नहीं है, हकीकत है ना। मेरी बात सुने, वो अगर एक बंदा गलत बात कर रहा है, मैं आपके शो में अगर गलत बात कर रहा हूँ, अगर आप इसलिए खामोश हैं यार ये मेरा गेस्ट है, तो ये भी ना इंसाफी वाली बात है। आप मैं अगर मैं कोई गलत बात कर रहा हूँ, आप मुझे बोले मैं गलत बात कर रहा हूँ। देखिए हर इंसान ने, भाई मैं अगर एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ MKM पाकिस्तान का, मैंने MKM पाकिस्तान को सेल नहीं किया, मैंने बेचा नहीं है। मैं अगर मेरी जमात में कोई भी बंदा गलत बात करेगा, अब देखिए अब वो सादिक इफ्तिखार का पिंकी जिम्मेदारी, देखिए मेरी बात सुने, MKM ने आवाज उठाई ना कि वो हमारे MNA का सादिक इफ्तिखार साहब का नाम आया, पिंकी वो जो ड्रग डीलर थी, उसने जब वो बात की तो इस पे बात उठाई ना हमारी पार्टी के लोगों ने। सैयद मुस्तफा कमाल भाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि भाई कि कौन पूछने वाला है। और अब ये लड़ाई जो आप बात कर रहे हैं कि जिसमें जो आपको नजर आ रही है, ये हकीकी मायनों में शहर की बका की लड़ाई है, ये नजरियात की लड़ाई है, ये उन उसूलों की लड़ाई है जिन उसूलों को अपना के ये कराची शहर 12 लड़ाई से कराची का नुकसान जो हो रहा है उसकी भरपाई कौन करेगा? हो गया था। जी मेरी बहन क्या बोल रही है? मैं ये कह रही हूँ कि इस लड़ाई से कराची का जो नुकसान हो रहा है, अब उस पर क्या किया इसका फैसला तो देखें वो जी शऊर आवाम करेगी कि जो ये समझती है कि वो तरक्की के साथ खड़ा होना चाहती है, या वो एक ऐसे बयानिए के साथ खड़ा होना चाहती है जिसकी कोई मंजिल नहीं। इससे पहले यही रोकूंगा पहले इसी नुक्ते पे रोकते हैं, जरा कराची की बात करते हैं। अहमद नदीम अवान साहब हमारी बात बड़े गौर से तवज्जो से सुन रहे हैं जनाब। अब मामला ये है कि ये कराची के जो मसाइल हैं, अब कराची के मसाइल ये नहीं है कि जनाब यहाँ पर मेट्रो बस क्यों नहीं चल रही है, हवाई जहाज क्यों नहीं नए आ रहा है, ये इनका मसला नहीं है। बड़े सतही मसाइल हैं कि यहाँ पे जो सड़कें हैं उनको क्यों खोदा जा रहा है, नए रास्ते बनाने की क्यों कोशिश की जा रही है, जो है वो मुकम्मल हमारे मसाइल आज भी यही हैं। वहाँ 263 मिलीमीटर बारिश के ऊपर जो है वो जो हाल हुआ है, हम ये सोच रहे हैं कि अगर वो कराची में खुदा ना करे हो जाए, 70 मिलीमीटर बारिश के ऊपर शहर तबाह हो जाता है, तो फिर यहाँ पे क्या किस चीज़ का तकाजा किया जाए। अहमद नदीम साहब ये फरमाइए कि अभी जैसे उन्होंने फरमाया एक बहुत बड़ी जमात कराची शहर की रही है, बड़ा स्टेक था, सब कुछ हुआ, डेवलपमेंट भी हुई, इससे कोई इख्तिलाफ नहीं है, डेवलपमेंट भी हुई है। मगर ये कि अब कराची के लोग ढूंढ रहे हैं कि किया क्या जाए, और ये जो सियासी जमातों के इख्तिलाफात हैं, क्या ये कह देना काफ़ी है कि बात तो इनकी दुरुस्त है कि 18वीं आईनी तरमीम के तहत जो है वो सूबाई खुद मुख्तारी है, ज़्यादा इख्तियारात हैं, डिलीवर नहीं कर पा रहा है। इन्होंने केस भी इसमें फाइल किया, सुप्रीम कोर्ट को भी परसू किया कि ये जो 141A है इसकी सही इंटरप्रिटेशन हो जाए, मगर ये कि और कोई सियासी जमात यहाँ पर ये करने की भी रवादार नहीं थी। ऐसी सूरत में क्या कर रहे हैं? महज एहतजाज से सोशल मीडिया पे बात कर देना काफ़ी है, ये अमलन कुछ करना पड़ेगा? इसका जवाब दीजिए। बहुत शुक्रिया। देखें, कराची तो रोशनियों का शहर था जहाँ सड़कें धुला करती थी, आज तो सड़कें ही नहीं है जो धुलें। ट्राम चला करती थी, सर्कुलर रेलवे होती थी, उस दौर में यहाँ डबल डेकर बसें चलती थी कि जब पाकिस्तान में इसका तस्वर नहीं था। आज 18 साल से पीपल्स पार्टी यहाँ पे मुसल्लत है
और 18वीं तरमीम के बाद जब इस बात का वो क्रेडिट लेती है कि हमने सूबों को जो है इख्तियारात मुंतकिल कर दिए हैं, उन इख्तियारात को नीचे क्यों नहीं मुंतकिल करते? ठीक है। आज कराची, हैदराबाद, सक्खर समेत तमाम बड़े शहरों में जियाले मेयर मौजूद हैं, मगर इख्तियारात नीचे देते हुए क्यों हिचकिचाते हैं? अगर माजी की इस वक्त ना दो तरह की एक बहस थी कि क्या कराची को वफाक के हवाले कर दिया जाए, कराची को सूबा बना दिया जाए। मरकजी मुस्लिम लीग ये समझती है कि बाइख्तियार शहरी हुकूमत इसका हल है। अगर मुस्तफ़ा कमाल साहब की बात करें या उस वक्त नेमतुल्लाह साहब की बात करें, मुशर्रफ का दौर था, आमिर था, जैसा भी था, शहरी हुकूमतें बाइख्तियार थी और बाइख्तियार होने की वजह से जो है यहाँ पे जो हमें तरक्याती काम थे नीचे तक नजर आ रहे थे। आज सूरत हाल यह है कि पीपल्स पार्टी ना तो इख्तियारात को नीचे मुंतकिल कर रही है और फिर मेयर भी उनका है। इस वक्त जिन इलाकों की बात कर रहे थे, MP है, मैंने भी उनके मौजूद हैं कि जहां बच्चे जो है मासूम गटर में गिर के जो है ना मर रहे हैं। इस सूबे के अंदर मुकम्मल बिला शिरकत गैर इनकी हुकूमत अपोजिशन कोई नहीं। अंदरून सिंध में तो बिल्कुल भी नहीं है। कराची के अंदर है, मेरे मोहतरम भाई हैं, इस वक्त इनकी जमात अपनी कुछ मामलात में मसरूफ़ है। हम इस वक्त देखते हैं कि सिंध असम्बली के इजलास के अलावा सड़कों पे अपोजिशन का रोल कोई प्रॉपर नज़र नहीं आता और वो भी सिर्फ लफाजी एक जंग थी जो बजट सेमिनार वो सेशन गुजरा और ख़त्म हो गया। मैं कहता हूँ कि इस वक्त एक मजबूत किस्म का इस हुकूमत को जो है ना अपोजिशन का रोल अदा करने के लिए लोगों को जमा होना चाहिए। वो लोग जो ईवानों में बैठे हैं पहला किरदार उनका बनता है, जो इस शहर के अंदर समाजी सियासी तंजीमें हैं उनका रोल बनता है। इस शहर कराची के आम लोगों को आज हम उधर जब देखते हैं काकरोच जनता पार्टी को कि लोग निकले अपने लिए, मैं कहता हूँ कि कराची के लोगों को भी अपने लिए निकलना पड़ेगा। कब तक हम जो है ना इस बात पे करते रहेंगे कि इसका जिम्मेदार फलां है और इसका जिम्मेदार फलां है? हमें जिम्मेदारों का तयन भी करना पड़ेगा और फिर उसके बाद इश्यूज के ऊपर खड़े होकर बात करनी पड़ेगी। इस वक्त आप ये देखें, मैं नौजवानों की सिर्फ नौजवानों की बात करता हूँ। यूनिवर्सिटी रोड्स, अक्सर यूनिवर्सिटियां यहाँ पे मौजूद हैं, सारा तालीमी कैरियर उनका तबाह हो गया। आप कई 4 साल हो गए आप गुजर नहीं सकते। इस शहर के अंदर एक ग्रीन लाइन आई थी, उसका 6.4 किलोमीटर की जो पट्टी बच गई थी, आज कई साल हो गए वफाक और सूबा आपस में ये तकसीम करता फिर रहा है कि आधी तुम बना लो आधी मैं बना दूं। गुल प्लाजा का सानिया इसी वजह से हुआ कि अगर वो रास्ता क्लियर होता तो बाउजर्स पहुंच जाते, फाइट टेंडर्स पहुंच जाते, 1200 दुकानें जलती ना, लाखों लोग जो है ना उनका नुकसान ना होता। अब इस वक्त यूनिवर्सिटी रोड है, खुदा पड़ा है, 4 साल हो गए, इसका कोई मसले का हल नहीं। अभी येलो लाइन शुरू नहीं हुई, अरबों रुपए की करप्शन जो है ना सामने भी आ गई, एतराफ भी कर लिया उन्होंने। मैं कहता हूँ भाई किस तरह करेंगे? अभी डिस्को बेकरी फ्लाईओवर बनाने की बात इन्होंने अब शुरू की है। लोग सहम जाते हैं इनकी इस ऐलान को सुन। लोग दुनिया में तरक्याती कामों से खुश होते हैं, मगर यहाँ कराची के लोग जो है वो सहम जाते हैं कि यूनिवर्सिटी रोड की तरह के अब ये जो उसका मुतबादल था क्या ये भी खोद देंगे? वो जामिया कराची के तलबा जो यूनिवर्सिटी रोड से नहीं जा सकते थे, मस्कन गेट से जाते थे, क्या वो भी रुल जाएंगे? क्या वो ट्रैफिक का जो बहाव इधर आ रहा था उसको क्लियर करने के बजाय कि आप यूनिवर्सिटी रोड बना के उस बहाव को कम कर दें, आप एक और फ्लाईओवर बना रहे हैं कि गुलशन चुरंगी के बाद डिस्को बेकरी का फ्लाईओवर, ये तो आप धकेल रहे हैं ट्रैफिक को आगे। कल आप कहेंगे कि आप मस्कन चुरंगी और जो अबुल हसन इस्वानी रोड है उसका ट्रैफिक है, अब इसका भी फ्लाईओवर बना दिया जाए। भाई जब तक आप मेन सड़कों को दुरुस्त नहीं करेंगे तो अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव ऐसे ही रहेगा। फिर दूसरी बात यह है कि आपका जो ट्रैफिक इंजीनियरिंग आप कह लें, स्मार्ट सिग्नल्स कह लें, मैनेजमेंट कह लें ट्रैफिक की, आप उसमें कहाँ हैं? आपके एहलकार तो नजर ही नहीं आ रहे। वहाँ पे तजावुजात बहुत ज्यादा है, वहाँ पे गाड़ियों की पार्किंग, चौड़ा रोड है, उस रोड को दुरुस्त करें। कोई 10,000 से ज्यादा लोगों का कारोबार इस वक्त वहाँ पे तबाह होते हुए नजर आ रहा है। आप वहाँ पे देख रहे हैं कि ज्वेलर्स की पूरी ऐसी मार्केट मौजूद है, इलेक्ट्रॉनिक्स की पूरी मार्केट मौजूद है, बेहतरीन रेस्टोरेंट्स की पूरी पट्टी वहाँ पे मौजूद है, वहाँ पे गाड़ियों के शोरूम्स मौजूद हैं, वहाँ पे खवातीन बच्चों की मसनूआत के पूरे KDA की मार्केट मौजूद है। 10,000 से ज्यादा दुकानदार इस वक्त इस खौफ में हैं कि अगर इन्होंने कुदाल चला दिया तो उसके बाद सालों, यानी देखें यूनिवर्सिटी रोड पे कारोबार करना ख्वाब था, जिसके पास फ्रंट पे दुकान मिल गई खुशकिस्मत था। आज 4 साल से अपनी दुकान का किराया नहीं दे सकता, दुकान को ताले लगा रहा है। बिल्कुल आज उनके जो जिनके घरों के फ्लैट हैं उनकी मालियत गिर गई है, वो अपने घरों में आना जाना। मुझे और यासिर भाई आपको अगर इंतहाई जरूरत होगी तो हम यूनिवर्सिटी रोड जाते हैं, वरना मुतबादल जान नहीं छोड़ दिया हमने वहाँ पे। तो अब यहाँ पर ये जो सारी सूरत हाल है, मैं यहाँ मुर्तज़ा वहाब साहब से कहूँगा कि किसी को नवाजने के लिए जल्दबाजी ना कीजिए। आप अगर समझते हैं कि ये टेंडर किसी को देना है तो शहर में बहुत सारी जगह जहाँ उसकी जरूरत है वहाँ कर लें। लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। मैं कहता हूँ यहाँ एक छोटा सा पॉइंट है,
K4 का की यहाँ पे 96-71 की जो लाइन है यहाँ से गुजरनी है, या तो आप लाइन पहले डाल दें या फ्लाईओवर का मामला आप पहले बैठ के इदारे आपस में तय करें कि करने वाला काम क्या है। और मैं समझता हूँ कि अगर इस पे हमारी मार्केट के जो तमाम लोग हैं उनके साथ भी, मकामी लोगों के साथ हमारी इसके ऊपर नशिस्तें हुई हैं, हम इस पे एहतजाज की तैयारी भी कर रहे हैं। हमने एक एप्लीकेशन जो है ना वो इदारों और मेयर कराची के नाम लिखी है, उसके ऊपर तमाम दुकानदारों के दस्तखत का सिलसिला जारी है। और आपने जिस पॉइंट की तरफ इशारा किया ना, अगर इस पे शहरी हुकूमत कोई संजीदा नोटिस नहीं लेगी तो हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। बिल्कुल ठीक है। फयाज साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी, जिस तरह बात कर रहे थे सेहत के शोबे से कि कितने मसाइल हैं, हमने देखा पोलियो केसेस अभी भी रिपोर्ट हो रहे हैं, दुनिया से ख़त्म होता जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान है जो अभी तक सफ़र कर रहा है पोलियो से। दूसरी जानिब HIV के केसेस आ रहे हैं, तालीम का मयार इस तरह है, और चले तालीम की तो बाद में बात की जाएगी, सेहत की मैं पहले बात करना चाहूँगी। आपके पास तो इक़्तिदार है, मुस्तफ़ा कमाल साहब मिनिस्टर हैं, तो क्यों हेल्थ के लिए अब काम नहीं किया? मेरी बहन, हमारे पास जो इख्तियार है वो सिर्फ पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद का इख्तियार है। आप पिम्स हॉस्पिटल चली जाएं, वहाँ का इंतज़ामी माहौल आप देख लें, आपको वहाँ सब अच्छा है, वहाँ आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वहाँ क्या सूरत हाल है सेहत के हवाले से। ठीक है। दूसरा, रिफॉर्म्स के हवाले से जितनी एक्टिव मिनिस्ट्री इस टाइम सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई की है, मेरे हिसाब से मुझे तो दूसरी मिनिस्ट्रीज में इस लेवल पे जो यानी कि इनकलाबी लेवल पे काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अभी यानी कि चाइनीज़ डेलीगेशन आया, यहाँ के जितने भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन करवाई, मीटिंग्स पे मीटिंग चल रही हैं, तो ये टाइम लगेगा। सबसे बैठी हुई मिनिस्ट्री थी हमारी हेल्थ की, जो इस टाइम बिल्कुल मेरिट के मुताबिक यानी कि डिजिटलाइज सिस्टम के तहत यानी कि उसको लेकर आ रहे हैं कि किसी का भी कोई काम ऐसा है कि वो रुके नहीं। यानी कि अगर कोई मशीनरी इंपोर्ट करनी है तो ड्रैप्स के जो कवानीन थे पुराने फरसूदा, तो उसमें बड़ी मुश्किलात आती थी लोगों को, और वो चीज़ें महंगी होती थी। उस महंगी चीज़ों की वजह से यहाँ पे इलाज की सहूलियात भी वो महंगी पड़ती हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स पे जाना पड़ता है। तो आप इसका जायज़ा खुद ले लें। बाकी तनकीद तो हम करते हैं, पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी करते हैं। अब 18 साल गुजर गए, यानी कि ये तबाही बर्बादी एक दिन में नहीं आई, इसको 18 साल लगे। भाई पहला बच्चा कहीं गिर के मरा होगा तो उस पर क्या रिएक्शन आया। मैं तो अभी आपको बता रहा हूँ ना कि सिर्फ एक मोहल्ले में ये 5वां केस रिपोर्ट हुआ है कि बच्चा गिर के गटर में मर गया। यानी कि अब आप बताएं, अब आप वो देखें ना, मुर्तज़ा वाब ने एक और अनोखा कारनामा क्या अंजाम दिया कि देखें यासिर भाई मुस्कुरा गए कि साइकिल एम्बुलेंस मुतारिफ करवा दी उन्होंने। देखिए कितनी बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट। मगर लेकिन मेरे क्या भाई चलाएंगे कहाँ, हमारी सड़कों पे तो चलने की जगह नहीं है। जरा ना, मैं आज एक ऐसे बहुत हसास नुक्ते पे बात करना चाहता हूँ, बिल्कुल कीजिए, जिसमें मेरे भाई भी माशाल्लाह एक मजहबी जमात से इनका ताल्लुक है, और मैं हमारी रियासत भी इस मजहब के नाम पे बनी है, इस्लामी जमहूरिया सियासी जमात है, नहीं चीजें भाई मजहब के अंदर ही सियासत है, बड़ी अच्छी बात भाईजान, मजहब के अंदर ही सियासत है। अगर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सियासत नहीं की होती, मेरे सहाबा ने सियासत नहीं की होती, तो यकीनन मैं भी सियासत नहीं करता। मैं भी सियासत किसी से मुतासिर की तरफ हाँ, मैं नुक्ते की तरफ आ रहा हूँ। मसला ये है कि मैं इस टाइम एक आम पाकिस्तानी शहरी होने के नाते ये बात कर रहा हूँ, इसको आप किसी सियासत से जोड़ने की कोशिश नहीं कीजिएगा। मैंने ये गौर किया कि यार ऐसी क्या वजूहात हैं कि मुस्तफ़ा अपना मुर्तज़ा वहाब जैसे मेयर यानी इस कौम को नसीब हो गए कि वो जो यानी कि दुनिया हेलीकॉप्टर और ड्रोन्स पे जा रही है, जहाज़ों पे जा रही है सेहत की सहूलियात को लेके, तो वो साइकिल पे आ गए। तो ऐसा क्या गुनाह हो गया है इस कौम से कि जिसकी उसको तो ये सजा, हाँ मैं बता रहा हूँ मेरी बहन, इससे इत्तेफाक आप करेंगे। उनकी नुमाइंदगी यहाँ पे नहीं है, इसलिए मैं नहीं नुमाइंदगी नहीं है, तो चीजें नजर आ रही है ना। मैं अब आप बताएं ना, साइकिल तो नजर आ रही है, वो कोशिश वो चलाते हुए भी नजर आ रहे हैं, तिनके का सहारा सही है। अब कुछ ना कुछ तो वजह बनी है ना कि ऐसे लोग मुसल्लत हुए हैं। मैं नहीं बोल रहा कि वजह और भी है, मुर्तज़ा आपने मैदान छोड़ा, आप इलेक्शन से गायब हो गए थे, जिसकी वजह से मुंतखब हुए, ये भी तो माने ना यार। जब आज वो अगर बैठे हुए तो इसमें आपका भी तो है, मैदान में आए नहीं थे। मेरी बात सुने, आपको उनको आने नहीं देना चाहिए था। 80 से ज्यादा यूसीस का मसला था, वो पीपल्स पार्टी वाले खा गए थे, मगर वो नुक्ता चला जाएगा बीच में से। देखें, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सूद का लेन देन करेगा, मैं आपकी बात समझता हूं, उसके खिलाफ मेरी जंग है। बेशक, यानी बहुत अच्छी बात कि खुली जंग है।
सही है। अब मैं जो सब पॉइंट समझा हूँ कि हालात बेहतर क्यों नहीं हो रहे। आज हमारे हर पसमानदा इलाके में या डेवलप इलाके में जगह जगह माइक्रो फाइनेंस बैंक खुल गए हैं। आप वहाँ से 10,000 से लेके 2.5 लाख 5 लाख का कर्जा ले सकते हैं। ये कर्जा कौन लोग लेते हैं? ये कर्जा एक आम आवाम लेती है। 10,000 पे कौन लेगा? एक गरीब आदमी लेगा ना। जब वो गरीब, मेरी बात सुने ना, मैं उस पॉइंट की तरफ देखें, अकल देखें, बात सुने। मैं देखें, मेरी बात सुने, मेरे को तो जो बात देखें सर, मेरे को तो मैं एक तालिब इल्म हूँ, मैं एक सियासत का तालिब इल्म हूँ। जो मुझे बात समझ में आई है, ये लोगों को आज ये एहसास नहीं हो पा रहा ना कि हमारे लिए सही काम करने वाला कौन है। या हमारी कौम जब चाहती है एक क्रिकेटर को स्टार बना देती है और उसको सियासत में ले आती है, वो सियासत में भी आ जाते हैं, मगर उनको सियासी काम ही नहीं आता। अब यासिर भाई, आप अगर टीवी एंकर हैं तो आप इस सीट पे इसलिए बैठे हुए हैं कि आपको ये काम आता है। मैं इस सीट पे नहीं बैठ सकता कि मुझे ये काम नहीं आता। तो अवाम ये चीज समझने से ही कासिर हो गई है कि यार हम जिस बंदे को लेकर आ रहे हैं वो इस मनसब का अहल है भी कि नहीं है। बस सियासी वाबस्तगी होनी चाहिए, सियासी बयानिया होना चाहिए, नफरत की बात होनी चाहिए। मेरा तो ये मानना है भाई, आप इस बात से देखें, मेरा ये मानना है कि हमारे जो लोग हैं, जिस चीज को जो बुनियादी चीज है अल्लाह और उसके रसूल से जंग वाला मामला है, तो जब एक आम आदमी अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए खड़ा हो गया है, तो आप मुझे बताएं ना कि फिर तबाही बर्बादी तो होनी है ना। आप अमेरिका से जंग, एक प्राइम मिनिस्टर होकर गुजरे हैं, सुनिए ना, उनसे जब सवाल होता था या सिर्फ पॉइंट चला जाएगा। देखिए मेरी बात सुनिए, आप एक गली के वडेरे से जंग नहीं कर सकते, ठीक है, आप एक गली के ताकतवर आदमी से लड़ाई नहीं लड़ सकते, मगर आप अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस मुल्क की रियासत का निजाम में भी सूद का, ठीक है, मेरी बात सब मुत्तफिक हैं। मैंने इसके ऊपर अकल बंद होगी ना लोगों की। अगर आज देखिए हम जलसा करने जा रहे हैं भाई, उसकी तरफ आ जाए। अब ये शाह फैसल का जलसा 26 तारीख को होने जा रहा है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मदद से वो कामयाब भी होगा। हो गया भाई, इस टाइम ये चीज नहीं देखें कि कौन कर रहा है, ये शहर कराची के लिए, कि ये शहर कराची के लिए, ये देखें कि वो क्या कर रहे हैं। अच्छा, जब मेरी बात सुने, जुल्म के हमारी प्रैक्टिस क्या रही है कि भाई मैं के इलेक्ट्रिक के खिलाफ अगर हम एहतजाज कर रहे हैं तो भाई हमारे यहाँ ये देखा जाता है कि कौन कर रहा है। अबे भाई, आप वोट नहीं देना ना, आप उनको वोट नहीं करें, मगर अगर आपके इश्यूज के लिए कोई खड़ा हो गया है। जरा जल्दी पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं ना। अहमद नदीम आवन साहब, सारी जिम्मेदारी ने बड़ी अच्छी बातें की हैं, मैं इससे 100% मुत्तफिक हूँ। बहैसियत मुसलमान मईशत के तालिब इल्म होने के नाते जो बातें इन्होंने कही हैं वो एक अलग मौजू है, मैं उसके ऊपर बिल्कुल कायल हूँ कि ये पूरा जो कुल मौशी निज़ाम है इसकी खराबी की वजह ये है। इस बात पे सारे मुसलमान मुत्तफिक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हो गया। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये जो हमें तोहफे में जो निज़ाम मिला है शहर कराची के अंदर, कि जिसके अंदर सारे हिस्सेदार हैं, जहाँ पे बल्दियात की वजारत भी है, उसके अंदर डीसीज का भी सिलसिला है, उसमें मेयर्स भी हाथ धो रहे हैं, सारे इसमें हाथ धो रहे हैं, कैंटोनमेंट्स के भी इलाके बने हुए हैं और ना जाने कितनी अथॉरिटीज़ काम कर रही हैं। क्या कोई आवाज़ ऐसी कराची से उठी जो ये कहता कि एक निज़ाम यहाँ पर होना चाहिए और उसके लिए वाक़ईतन काम करते? कुछ सियासी जमात ऐसी है, आप भी उस लिस्ट के अंदर शामिल हैं, क्या इससे मसला हल होगा? ये जो सारी बातें हो रही हैं इससे मसला हल होगा? आपकी क्या राय इस पर? देखें जी, कराची को तो सोने की चिड़िया समझा गया जी। कभी यहाँ पर इलाके बांट के भत्ते लिए गए, कभी यहाँ पे चाइना कटिंग की गई, कभी यहाँ पर डीसी और दीगर लोगों ने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए जो है ना बहुत सारे काम किए। और इस वक्त भी जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा ना कि बाख्तियार शहरी हुकूमत वाली जो आवाज़ हमने उठाई है कि अब इस वक्त मेयर कराची कहता है कि मैं 106 सड़कों का मेयर हूँ जी, कंटोनमेंट इलाके मेरे पास नहीं है, फला इदारा मेरे पास नहीं है, नीपा चुरंगी पे बच्चा इब्राहिम गटर में गिर जाता है तो वो कहते हैं कि ये टाउन का काम था, टाउन कहते हैं ये सड़क मेरे पास। एक दूसरे पे आप डाल रहे हैं। मर कौन रहा है? बेचारा कराची वाला। कभी वो डंपर के नीचे आके, कभी गटर के अंदर गिर के, कभी राहजनी के वाकयात हो रहे हैं, मोबाइल छीने जा रहे हैं, फला चीजें हो रही हैं। आवाम के लिए कुछ नहीं। अभी इन्होंने 12,500
कैमरे लगाने थे, 1100 कुछ कैमरे लगाए। उसके बाद ई चालान शुरू किया। चालान हम पहले भी भरते थे, अभी भी भरते हैं। मैं इस वक्त भी हाई कोर्ट में हूँ, पटिशनर हूँ, केस लड़ रहा हूँ इस वक्त। मैं कहता हूँ कि भाई बात यह है कि आपने जब ये कैमरे लगाए, आप शहरियों के जख्मों पे मरहम रखते हैं कि अब आपका मोबाइल नहीं छिनेगा, बाइक नहीं छिनेगी, गाड़ी नहीं छिनेगी। अगर छिनेगा तो हम इस चेहरे को देखेंगे, फौरन पहचान लेंगे। मगर आपने कहा नहीं, आप लोग वो हैं जो कानून शिकन है, आपने हेलमेट नहीं पहना, आपने सीट बेल्ट नहीं बांधा, आप ही सबसे बड़े मुजरिम हैं। आपने शहरियों को इस काम के ऊपर उलझाल दिया। आप एक जब तक सिस्टम दुरुस्त नहीं होगा, मैं ना एक छोटी सी बात है, इससे पहले MQM से भी यहाँ पे मेयर रहे वसीम अख्तर साहब। मैं कहता हूँ कि इस वक्त अगर मुर्तज़ा वहाब साहब जियाले ना हो तो ये भी वसीम अख्तर की तरह फाइलें पटखें और कहें कि जी मेरे पास इख्तियारात नहीं है। अच्छा, वो भी फंसे हुए हैं क्योंकि उनकी जो हुकूमत है या उनकी जो पार्टी है उनके इख्तियारात देने को तैयार नहीं है। मैं कहता हूँ कि आज मेयर तब्दील कर दिया जाए, किसी और पार्टी का आ जाए, कोई और चेहरा आ जाए। इख्तियारात अगर आपके पास नहीं, दुनिया में देखें ना, न्यूयॉर्क का इलेक्शन होता है, लंदन का इलेक्शन होता है, बरतानिया अमेरिका के इलेक्शन से ज़्यादा उसके ऊपर फोकस होता है। उसकी वजह यह है कि होता तो वो शहरी हुकूमत के लिए, मगर बाइख्तियार शहरी हुकूमत होती है, पुलिस उनके अंडर होती है, बाकी सारी चीज़ें उसके अंडर होती हैं, फैसले कर सकते हैं। यहाँ पे तो जब आप यूनिवर्सिटी रोड बनाते हैं तो आपको पता लगता है फलां इदारे के साथ हमारा जो है ना मामला ही नहीं हो पाया, वो हमारे अंडर ही नहीं आता। आप किसी जगह पे कोई अंडरपास फ्लाईओवर बनाना चाहते हैं तो वहां पता चलता है कि यहाँ की जो लाइंस थी, अभी हम सड़क बना के फारिग होते हैं तो उसके बाद दोबारा से तो कोई कराची शहर जो है इसका मेगा जो है ना, मैं कहना चाहूँगा कि हमारे पास प्लान जो है जो माजी में था वो बहुत पुराना हो चुका है। इसके ऊपर भी काम होना चाहिए, सिस्टम पे काम होना चाहिए। मरकजी मुस्लिम लीग तो इसी आवाज को लेके खड़ी हुई है कि ये शहर नहीं है, ये मिनी पाकिस्तान निज़ाम है। इसको खत्म करने के लिए मरकजी मुस्लिम लीग क्या करेगी? मेरा तो सवाल ये है कि यहाँ पे तो सबसे पहले जंग इस चीज़ की होनी चाहिए। सबको ये करना होगा कि कराची का एक कोई ऐसा शख्स हो, कोई एक वजारत ऐसी हो जो ये सारे मामला चलाए। ये जो दोहरा और तेरह निज़ाम है, इससे कैसे बचा जाए कि कहीं पर डीसी कार्रवाई कर आ जाता है तो लोकल टाउन एडमिनिस्ट्रेटर पहुंच जाता है तो कोई पहुंच जाता है। तो ये हो क्या रहा है कि कराची का शहरी जाए तो कहाँ जाए? देखें, आवाज़ बुलंद की है, मुहिम चलाई है, शऊर दे रहे हैं। इस वक्त हम लोग अब आए हैं मैदान में। ठीक है, मैं कहता हूं कि ईवानों में भी जाके बैठेंगे, कानून साजी के ऊपर भी जो है ना पूरी बात करेंगे, अदालतों के दरवाजे भी हम खटखटा रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जब मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर हम लोगों को अपने साथ मिला रहे हैं, हम कहते हैं ये सिर्फ एक मरकजी मुस्लिम लीग का काम नहीं है, कराची की सारी सियासी जमातों को इसके अंदर साथ आगे खड़े होना चाहिए। क्योंकि कराची शहर नहीं है, मिनी पाकिस्तान है। पाकिस्तान का दिमाग है, रेवेन्यू जनरेट करके देता है। पाकिस्तान को अगर कराची मजबूत होगा तो पाकिस्तान मजबूत होगा। फयाज साहब, मैं एक सवाल करना चाहती हूँ आपसे, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अभी जिस तरह उन्होंने भी कहा कि जिस तरह भारत में देखा है कि CJP और जेनजीज जो है वो सड़कों पर आ गए हैं और अपने मुतालबात का वो करें, और अगर पाकिस्तान में ऐसा हो, कराची में अगर इस तरह हो कि जवान जो हैं घरों से बाहर आएँ और अपने मुतालबात मांगे आपसे, तो क्या आप उन्हें सपोर्ट करेंगे या फिर उनके खिलाफ जाएंगे? मेरी बहन, बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मसला है वो टोटल उनका बयानी नफरत की बुनियाद पे बेस करता है। वो सियासत ही अपनी हिंदू मुस्लिम फसादात, लेकिन जो जेनजीज का मुतालबात है वो एजुकेशन के हवाले से है ना? एजुकेशन के हवाले से शऊर आ गया ना, उनको इस चीज तो का यहाँ पता पर अगर शऊर आ गया नहीं तो यहाँ पे शऊर को भाई जिनके इस्लाफों की पूरी हिस्ट्री पढ़ाई गई हो, नस्ल दर नस्ल, जिनके पास पूरा फलसफा हुसैनियत हो, उनको किस शऊर की जरूरत है? मगर इतना शऊर होने के बावजूद वो जुल्म के खिलाफ क्यों नहीं निकल रहे, ये क्वेश्चन है ना। उसकी वजूहात पे गौर करने की जरूरत है। मेरे नजदीक मेरा मानना ये है कि भाई ये तो वो भारतीय जनता पार्टी के वो यानी कि उनके पास कोई हिस्ट्री थोड़ी है इनकलाब की। हिस्ट्री तो मुसलमानों के पास है, हिस्ट्री तो हमारे पास है। अब ये जो नदीम अवान भाई बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी ऐसा है। मेरी बात सुनिए, और अगर मुतालबात के लिए लोग सड़कों पर निकल आए तो आप क्या करेंगे? सवाल ये है के लिए लोग सड़कों पर उस सूरत में निकलेंगे ना कि जब लोगों को, यानी कि अब वो बेचारे ने सुबह पानी भरना है तो रात को गैस नहीं है, गैस आ गई तो बिजली नहीं है, बिजली आ गई तो रोजगार नहीं है। जब इसी सर्कल में एक आम आदमी घूमेगा, वो सबसे पहले अपने घर वालों को रेस्क्यू करेगा या वो सड़कों पर आएगा? जो लोग सड़कों पर आते हैं, यूरोप में भी निकलते हैं। गजा पे हमला हुआ, जितना एहतजाज मैं बता रहा हूँ कि यूरोप में हुआ है, उन कंट्रीज में हुआ है जहाँ पे मुसलमान अकलियत में कि आप, मगर क्यों वो जुल्म को जुल्म कंसीडर करते हैं? वो ये देखते हैं कि भाई ये जुल्म हुआ है, मगर हमारे यहाँ लोगों को ये शऊर ही नहीं है, ये समझ ही नहीं है। अब ये नदीम अवान साहब
नदीम अवान साहब ने जितने भी मसाइल गिनवाए, मेरी बात सुने, अब मसला फिर वहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है कि भाई इस मामलात को फरिश्तों ने नहीं ठीक करना, इन मामलात को इंसानों ने ठीक करना है। अब आप जब जहनों में, अब मैं यानी कि मैं पीपल्स पार्टी हुकूमत में आ गई, तो मसला जब जाले का ही हल होना है, और आपने जब दूसरे लोगों को, दूसरी कम्युनिटीज को नजर शाकी हैं नहीं सर, मेरा पॉइंट ठीक है, आपकी बात पीटीआई वाले आ गए, अब मसला पीटीआई के वर्कर का हल होना है। और जब आप दूसरे लोगों को नजरअंदाज करेंगे, भाई असूल तो ये होना चाहिए कि तमाम लोग मसावी होंगे। जब हुकूमत आ जाती है तो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं कि अपने लोगों को फैसिलिटेट करती हैं, गुजारिश अपने लोगों जी जी वक्त क्योंकि कम है ना, जल्दी जल्दी इसको जरा। अब गुजारिश ये है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए मैसेज है, इस पूरे सियासी निज़ाम पे से लोगों का एतमाद उठ गया है, और ये यही वजह है कि हर 3 साल के बाद अब यहाँ पर गेम ये हो रहा है कि रोजाना सुबह सोकर जब उठते हैं तो सबसे पहले गोली की तरह एक खबर आपको आके लगती है कि जी आज 10 रुपए बढ़ गए, अब 20 रुपए। जवाब सवाल तो ये है ना कि ये पॉलिटिकल सिस्टम से जब लोगों का एतबार उठ जाएगा तो ना उसमें एमक्यूएम बचेगी, ना कोई जमात बचेगी, फिर आपके पास सियासत करने के लिए ग्राउंड नहीं होगा। आप ये लोग क्यों नहीं समझ रहे? ये सारी जब सिचुएशन है तो आप एक काम करें, लोग आज भी ये सवाल कर रहे हैं कि एमक्यूएम पार्लियामेंट से बाहर आ जाए, खत्म करे। आपने कहा एक अस्पताल की आपके पास वजारत है, तो मेरा सवाल है कि आपने क्यों इतने कम पे आपने सौदा किया कि आप एक अस्पताल के लिए नहीं, क्या बात नहीं समझ रहे ना। अगर वो वजारत भी, अगर देखें, अगर कोई अहल आदमी अगर किसी चीज को ठीक करने की कोशिश करता है, ये तो आपकी इस्तिलाह है ना कि सौदा कर लिया। हमारी तो नीयत अल्लाह जानता है कि वो वजारत हमने क्यों एक्सेप्ट की कि यार इस पे कोई रिलीफ दे दें। बाहर बैठ के टेबल बजाना, पिछले 30 साल से सुन रहा हूँ पता नहीं ये कौन सी मजबूरी है कि हम जमहूरियत को बचाने के लिए साथ दे रहे हैं। जमहूरियत में जो ये काम हो रहे हैं उसकी आप देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, अभी आपने सूद की मिसाल दी, नहीं मेरी तो सवाल एमक्यूएम से बार बार यही कर रहा हूँ ना मैं। सूदी निजाम की आपने बात की, आपने उसकी खामोश हिमायत में अगर मिसाल के तौर पर सर हिला दिया, या आपने कुछ नहीं कहा जब ये सारा मामला हो रहा था। आपकी आखिरत में पकड़ होगी या नहीं होगी? लाजमन होगी। क्यों? क्योंकि आपने उसके खिलाफ अमली इक़दाम कोई नहीं किया। आप मौलाना को कुछ भी कहें, जितना उससे आप इख्तिलाफ करें, वो शख्सियत थी जिन्होंने कहा कि नहीं जी इसको ख़त्म करना चाहिए, वो चाहे उसकी नीयत जो भी हो। मैं यहाँ पर उनके कैरेक्टर पे और उस पर बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूँ कि इंडिविजुअल एफर्ट होनी तो चाहिए, लेकिन जब ये सब कुछ हो रहा है, जब लोगों का एतमाद उठ गया है सर, लोगों का एतमाद उठ गया है सियासत के ऊपर। आज आप जो पॉलिटिकल पार्टीज बाहर हुकूमत में नहीं है, मेरी बात सुने ना, जो पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत में नहीं है वो सेटिंग कर रहे होते हैं ताकतवर लोगों के साथ मिलके कि हम हुकूमत में कैसे आएंगे, और जो हुकूमत में लोग रहते हैं वो ये कोशिश करते हैं कि हमारा जो इक़्तिदार है उसको तूल कैसे मिलेगा। ये है फड्डा। जिस दिन हमारी सियासी पार्टियां, साथ आपके साथ भी ऐसे ही लग रहा है मुझे, आप भी वजारत को तूल ही दे रहे हैं, मैं तो ये समझ रहा हूँ। यासिर भाई आज मुझे लग रहा है कि ना कोई मैं आज शहर कराची का जो है मेरी बात सुने, बात की हैसियत से एक सवाल कर रहा हूं। अहमद नदीम अवान साहब, वक्त का मैं जल्दी सवाल कर रहा हूँ, इसके बाद यार आप बहुत लंबा यूनिवर्सिटी रोड ले जाते हैं। मैं अहमद नदीम अवान साहब से वो करूँगा, अच्छे ज़्यादा उस पर हो जाए। मैं ये सवाल आपसे रखूँगा, ज़ाहिर है कि आप इस सिस्टम का तो खैर वो नहीं है बाकायदा के जो असम्बलियों में जिनकी नुमाइंदगी हो, मगर क्या ऐसा नहीं है कि लोगों का एतमाद उठ गया है, तीसरी कुव्वत की तरफ देख रहे हैं? और क्यों ना देखें, सवाल ये पैदा होता है कि जब सारे मामला हल कर रहे हैं, बल्कि मैं आपको एक और खबर दे दूं, आप सबको वजारत इनके पास है आबादी कंट्रोल करने के लिए भी जो प्लान बन रहा है उसमें भी उन्हीं की तरफ देखा जा रहा है जो मुल्क के मामला चला रहे हैं। अच्छा देखें, इसमें मैं समझता हूँ कि ये बात दुरुस्त है कि एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से अगर मैं बात करूँ तो जो मौजूदा सियासी जमातें हैं, सियासतदान हैं, उनके ऊपर से एतमाद उठ गया। उसके एतमाद उठने की एक बहुत बड़ी वजह है, हम सियासत को जुआ समझ के आते हैं। मैं करोड़ों रुपया लगाता हूँ, अगर हार गया तो डूब गया, जीत गया तो अरबों बना लूँगा, और मेरा ज़ाती मफाद जो है ना ऊपर होता है, कौमी मफाद पीछे होता है। ऐसे लोग जो ईमानदार हों, दयानतदार हों, मुहिब वतन हों और जो कौमी मफाद को तरजीह देने वाले हों, जब वो आगे आएंगे तो एतमाद उन लोगों के साथ बनेगा, वही इस पाकिस्तान को मुस्तहकम और जो है ना आलीशान बना सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो मौजूदा रवायती लोग हैं
इनके बाद कुछ ऐसे लोगों को अब आगे आना चाहिए। अब जहां तक यूथ की बात की मेरी बहन ने, मैं समझता हूं कि इस वक्त सबसे ज्यादा जो जेंजी है उनको उभारने की तवज्जो देने, हमने बांग्लादेश ढाका देख लिया, हम इस वक्त दिल्ली को देख रहे हैं, हम इधर दीगर जो जगहों पे देख रहे हैं। तो ये जो नौजवान है ये पाकिस्तान की कुव्वत भी है और ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी है, और इसी मुस्तकबिल के ऊपर ही हमें एतमाद करना पड़ेगा, इन्हीं को आगे लाना पड़ेगा और इन्हीं के साथ अपनी कोई मूवमेंट जो है ना वो खड़ी करनी पड़ेगी। मुझे तो बहुत अनकरीब नजर आ रहा है कि ऐसी ही मूवमेंट जो है जो हमसाये ममालिक में थी, अगर ये सिस्टम और सियासतदान अपने मामलात को दुरुस्त नहीं करेंगे, जाती मफादात को ख़त्म नहीं करेंगे, तो कौमी मफाद के लिए ये जेंजी खड़ी होगी और फिर ये जो है ना इनको बहा के ले जाएगी, ये ईवान गिर जाएंगे और ये सीटें हिल जाएंगी, कुर्सियां इनकी जो है ना ख़त्म हो जाएंगी। इनकलाब जो है ना वो आएगा। मगर अगर अभी जो मौजूदा लोग हैं अगर वो अपने आप को बेहतर और सिस्टम को बेहतर करें, सिस्टम मौजूद अच्छा है, अमल दरामद नहीं है, तो उसकी तरफ आने की जरूरत है, वरना दूसरी सूरत में फिर ये जो नौजवान है इनके सब्र का पैमाना लबरेज है। आखिरी जुमला सिर्फ ये बता दीजिएगा, नौजवानों की बात हो रही है। जी जी बिल्कुल, थोड़ा मुख्तसर वक्त है हमारे भाई। तीसरी कुव्वत अगर बाकिरदार है और उनको दुनिया का भी पता है और दीन का भी पता है, किया? नहीं ताकत भी है उनके पास, देखें वही तो डिलीवर कर रहे हैं। अगर ताकतवर भी है और बाकिरदार भी है और दुनिया और आखिरत का भी पता है और बयानुल मरसूख जैसे फैसले भी वो कर सकते हैं और वो बलूचिस्तान में अमन कायम करने के लिए वो स्टैंड भी ले सकते हैं, बिल्कुल उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। और मैं एक मुहब्बे पाकिस्तानी होने की वजह से मुझे फ़ख्र है कि हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं और उनको सैयद आसिम मुनीर साहब, यही समझते हैं वैसे सियासी वर्कर के उन्हीं के पास आगे आना चाहिए। और ये जो दहशतगर्दी, जो सियासी दहशतगर्दी, और जो जेनजी की बात कर रहे हैं ना, जो काकरोच पार्टी का मैं सुन ले, वहाँ पे भारत में नफरत ही इतनी सरायत कर गई है कि वहाँ पे बाशऊर तबका निकला है, बाशऊर तबका निकला है, उसके जहन में ये नहीं है कि वो वहाँ पे। बहुत शुक्रिया फयाज भाई, बहुत शुक्रिया। वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। थैंक यू सो वेरी मच फयाज खान साहब।